भारत के एक हायर एजुकेशन के शहंशाह हमारे साथ बैठे हैं। वरुण भाई का स्वागत है। What comes to your mind when I say the word cat? अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करने वाला, क्योंकि काफी लोगों के लिए वो डू और डाई हो जाता है, जबकि वो बहुत गलत है। बहुत लोगों ने कैट बिना क्रैक किए भी जिंदगी में बहुत अच्छा किया। आप अगर कोई भी IIM ग्रेड से सिंपल सवाल पूछोगे कि जो आपने पढ़ा क्या आपने यूटिलाइज किया, तो उनका आंसर होगा कि कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया मैंने। वेदर यू आर फ्रॉम IIM अहमदाबाद और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इज जस्ट दैट डोर ओपनर। उसके बियॉन्ड जो है वो आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि आर यू वैल्यूएबल। रियलिटी ऑफ जॉब्स इन द बिग 4 कंपनीज। मैं काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहाँ पे बोलने वाला हूँ। लोगों ने अर्ली इयर्स में ऐसे कंपनीज में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जमाने में न्यूज़पेपर्स में ना वो प्रिंट किया जाता था कि IIT ग्रेड बैग्स 1 करोड़ पैकेज। आई फील कि ये जो 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेजेस हैं आप खुद अब जनरेट कर सकते हो बाय बीइंग इन अ स्टार्टअप एनवायरनमेंट। 100% कि फॉर द फर्स्ट 5 years यू शुड बी अंडरपेड। पर मैं आपको गारंटी दे के ये बता सकता हूँ कि अगर आपने TCS में अच्छा किया 1 साल के लिए, तो आपकी सैलरी 35,000 से 40,000 हो जाएगी। स्टार्टअप में अगर आपने अच्छा किया तो वो 25 की 50,000 हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है भारत में। हम लोग एक बहुत सर्विस क्लास सोसाइटी रहे हैं, एंड वी शुड शिफ्ट फ्रॉम बीइंग सर्विस क्लास ओरिएंटेड टू एंटरप्राइज ओरिएंटेड। आपकी सोच जो है, जब आप एक प्रॉब्लम देखते हो तो यू शुड अप्रोच दैट प्रॉब्लम कि कैन आई सॉल्व इट एंड क्रिएट एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर आउट ऑफ इट, रादर देन सेइंग मैं कोई बड़े कंपनी के साथ काम करके कोई तो रोल में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहूंगा। तो इंडिया में एवरी ईयर 1 करोड़ पीपल एनरोल इनटू अंडरग्रेड, उसमें से लेस देन 0.1% टॉप 20 कॉलेजेस में जाते हो। बट वो 99.9% लोग जो ये टॉप कॉलेजेस में नहीं जा पाते। आपको अगर जिंदगी में पैसे कमाने हैं तो प्रोडक्टिविटी सीखो, अगर प्रोडक्टिविटी सीखनी है तो वरुण भाई की बातें सुनो। दोस्तों, थ्रू आउट जनवरी मेरी ये कोशिश है कि आप 2025 के लिए प्रिपेयर्ड रहें। ये वाला पॉडकास्ट स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका करियर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं MBA को लेकर, मास्टर्स को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर। मेरा मानना ये है कि ऐसे पॉडकास्ट आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर कंज्यूम करने चाहिए। हमने भारतीय एजुकेशन सिस्टम की बहुत ज़्यादा यूज़फुल एनालिसिस करी है इस पॉडकास्ट में, MBA की यूज़फुल एनालिसिस करी है इस पॉडकास्ट में। ये वाला पॉडकास्ट मैंने बनाया क्योंकि इस तरह का कंटेंट हमें नहीं मिलता था व्हेन वी वर 22, 10 साल पहले। So on some level it's for the younger version of me, but honestly it's for all my younger siblings and their parents. Please एक मजबूत करियर की तैयारी करो, पर उस तैयारी की शुरुआत होगी रिसर्च और पढ़ाई से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट है। आज के गेस्ट हैं मेरे भाई वरुण लिमाय। मैं उनको जानता हूँ थ्रू ऑफ स्क्रीन इवेंट्स, थ्रू एंटरप्रेन्योरियल सर्कल्स। भारतीय गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस से जब मैंने बात करी है, उन सारों ने कहा है कि अगर भारतीय एजुकेशन सिस्टम को बदलना है तो एक प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस बदलाव में। वी नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स लाइक वरुण भाई, वी नीड मोर स्कूल्स लाइक मेसा स्कूल, वी नीड मोर मिशंस रिलेटेड टू चेंजिंग आवर एजुकेशन सिस्टम, एंड वी नीड मोर पॉडकास्ट दैट विल हेल्प एडुकेट पेरेंट्स। ये वाला पॉडकास्ट शांति से एक नोटपैड, एक पेन लेकर अपने मम्मी या पापा के साथ बैठकर सुनिए। ये पॉडकास्ट है टीनेजर्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और फ्रेश ग्रेड्स के लिए, ताकि आप सारों को बहुत तगड़े पे पैकेजेस मिल जाए लाइफ में, ताकि आप सारों को बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन मिल जाए खुद के करियर के लिए, ताकि आप सारों को एक हैप्पी, पीसफुल, प्रॉस्परस लाइफ मिल जाए। पर पहले वरुण भाई जैसे लोगों की बातें सुननी होगी, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा बदल रही है। AI का ज़माना, बहुत कुछ बदलेगा 2030s में, तो उस फेज़ के लिए रेडी हो जाओ आज के एजुकेशन के थ्रू। इट्स अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट ऑन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। गेन फ्रॉम दिस एपिसोड, कीप ग्रोइंग। शार्क टैंक का मौसम चल रहा है। लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं, लोग करियर्स के बारे में सोच रहे हैं, और ऑनेस्टली बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारे भारत के एक हायर एजुकेशन के शहंशाह हमारे साथ बैठे हैं। वरुण भाई का स्वागत है। थैंक यू सो मच रणवीर। बड़ा मज़ा आएगा आज बात करके हायर एजुकेशन के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। अभी हम लोग शहंशाह तो नहीं है,
बट हम लोग कुछ तो वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि किस टाइप का एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए, तो मज़ा आएगा। अगेन इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले मैं ये चाहूँगा कि टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स ये वाला एपिसोड अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखें, सुने। जब आप कॉलेज में थे, जब मैं कॉलेज में था, हमें ऐसी गाइडेंस नहीं मिलती थी। इस तरह की गाइडेंस के लिए हमें करियर काउंसलर के पास जाना पड़ता था। एंड आई फील कि मेरी एक इंटेंशन है कंटेंट को लेकर कि इस टाइप की प्री एजुकेशन फ्री में मिल जाए लोगों को। तो पहले तो एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, आपकी खुद की एजुकेशन के बारे में बताइए ताकि लोग जाने वो किन की बातें सुन रहे हैं। श्योर। तो मैंने इंजीनियरिंग किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। 2011 में मैं पास आउट हुआ मैकेनिकल इंजीनियर। फिर मैंने थोड़े साल इंडिया में काम किया, जहाँ पे मैंने एक एमएनसी के साथ काम किया, फिर एक एजुकेशन नॉन प्रॉफिट के साथ काम किया। बड़ा मज़ा आया मुझे वहाँ पे काम करने के बाद। उसके बाद मैंने एक MBA किया यूएस में। एक टॉप 10 बिजनेस स्कूल है, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट करके, जो बहुतों के लिए एक ड्रीम बिजनेस स्कूल होता है। हाँ, आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए वो ड्रीम बिजनेस स्कूल हो सकता है। फिर वहाँ पे मैंने 2 years बिताए। उसके बाद मैंने अमेज़ॉन में काम किया एज अ सीनियर प्रोडक्ट लीडर। पहले सियाटल में काम किया, जो उनका हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे। फिर 1.5 year के बाद मैं इंडिया आया अमेज़ॉन के साथ ही। फिर मैंने मुंबई में अमेज़ॉन के साथ काम किया, और उसके बाद अब मैं एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ। और अभी मैं को-फाउंडर हूँ मैसा स्कूल ऑफ बिजनेस का। और आपके को-फाउंडर के एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो अंकित और मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, जो मेरा जहाँ पे मैंने नॉन प्रॉफिट था, जहाँ पे काम किया था, वहाँ पे मिले। बट माय को-फाउंडर अंकित जो है वो IIT बॉम्बे से है। उसके बाद उन्होंने BCG जो कंसल्टिंग एक फर्म है वहाँ पे काम किया। उसके बाद उन्होंने प्रथम में काम किया, जो एजुकेशन नॉन प्रॉफिट था। फिर वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए, जो शायद दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस स्कूल माना जाता है। उसके बाद वो इंडिया आए डायरेक्टली। 1 साल उन्होंने काम किया एक MNC कॉर्पोरेट, बड़े MNC कॉर्पोरेट में। और अर्बन कंपनी जो एक अभी यूनिकॉर्न है, उसके वो अर्ली मेंबर थे। और उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा वर्टिकल बनाया क्लीनिंग बिजनेस का। और उन्होंने भी फिर एंटरप्रेन्योरशिप का प्लंज लिया। वो उनका सेकंड एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है मैसा। और जून 22 से हम लोग ने मैसा स्कूल ऑफ बिजनेस चालू किया। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि जब मैं 22 साल का था, तब बहुतों ने मुझे गलत एडवाइस दी थी। स्पेशली वो लोग जिनकी एज 40 से अबव थी। इफ आई फॉलोड दैट एडवाइस, फिर ये जो भी हुआ पिछले 10 साल में नहीं होता। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज, अगर आपको करियर एजुकेशन एडवाइस चाहिए, लिसन टू पीपल अंडर द एज ऑफ 40, क्योंकि एजुकेशन वाइज वो आपसे पास में है। They know the real job market, they know the reality of the practical world right now. Absolutely. More than the parents' generation. Correct. Parents की रिस्पेक्ट करो, उनकी राय जानो, उनका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड जानो, बट एट द सेम टाइम अगर करियर एडवाइस चाहिए, आस्क पीपल अंडर द एज ऑफ 40. That's what I feel. Completely agree. And I would say again, मतलब वहाँ पे उनका इंटेंट गलत नहीं है when it comes to people who are above 40. बट इन द लास्ट 20 years पूरी दुनिया बदल गई है। कंप्यूटर्स पहले एक पूरे रूम में बैठा करते थे, अब हर एक जन के सामने एक कंप्यूटर है, जिसके कारण जो अनलॉक हुआ है जी, वो बहुत अलग है। तो जो स्किल्स पैदा हुई है लास्ट 10 years में, वो बहुत अलग अलग टाइप की स्किल्स पैदा हुई है। और कुछ कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो आप एजुकेशन से नहीं सीख सकते हो। आपके लिए वो एक्सपोजर, वो रिस्क टेकिंग करना पड़ता है, जो अर्लियर जनरेशन नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत अलग थी। तो इंटेंट आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक वो माइंडसेट या फिर वो कौन से दौर से आते हैं, वो ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल चीज़ है। जो चीज़ें आप बचपन से मानते हो एज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो चीज़ें बदलेंगी आज के पॉडकास्ट के थ्रू, स्पेशली फ्रॉम एन एजुकेशन एंड करियर पर्सपेक्टिव। इसलिए वरुण भाई, एक रैपिड फायर हमने प्लान किया एट द स्टार्ट, ताकि कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए पूरे पॉडकास्ट के लिए। तो मैं आपको कुछ बेसिक से सवाल पूछूंगा, आप शॉर्ट में बता दीजिए, और इन सारी चीज़ों को हम एक्सपैंड करेंगे इवेंचुअली इन द एपिसोड। ओके, ये है हमारा रियल एजुकेशन रैपिड फायर। ओके, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से द वर्ड कैट? यूनिडिमेंशनल। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को जिनके पास टैलेंट है, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। Does IIM or Ivy League education guarantee success in life? मैं ये बोलूँगा कि 1970s में an Ivy education और IIMs would guarantee success.
आई थिंक द परसेंटेज टू विच जितना वो गारंटी अभी कर सकता है वो अभी रिड्यूस हो गया है। और उसका कारण ये है कि जिस टाइप के स्किल्स अभी के जनरेशन में नेसेसरी है वो कभी कभी लोगों को नहीं सिखाए जाते इन बिजनेस स्कूल्स में या फिर इन इंस्टीट्यूशंस में। टॉप 4 skills required for material success. मटीरियल सक्सेस अभी के ज़माने में हाँ, मैं बोलूँगा फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, जो मेरे हिसाब से नंबर 1 स्किल है कि जो किसी लोगों चीज को एकदम बेसिक तरीके से समझना कि ये होता क्या है। ब्रेक डाउन करके ये समझना कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वेयर डज 80% ऑफ द प्रॉब्लम लाई। आई वुड से फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग नंबर 1। नंबर 2 मैं बोलूँगा कम्युनिकेशंस, रिटन, ओरल, इमोशनल इंटेलिजेंस, लोगों के साथ काम करना आना, इसको मैं सेकंड बोलूँगा। थर्ड मैं बोलूँगा डेटा, कि आपको डेटा की पहचान होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है आपने मैथ्स में बहुत अच्छा होना चाहिए, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड डेटा। इसको मैं तीसरा बोलूँगा। चौथा मैं ये बोलूँगा योर एबिलिटी टू यूज़ टूल्स। आज के ज़माने में ये हो गया है कि इतने सारे टूल्स आ गए AI और टेक के मतलब टेक AI को लेके। तो आपकी जो एबिलिटी है ये अंडरस्टैंड करने की कि अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम है तो मैं कौन सा टूल यूज़ करके या कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते जाने वाला है। एंड विद AI मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी भी हो सकती है, विच इज़ आर्किटेक्चर डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन, फिगरिंग आउट कौन से टूल्स वर्क वेल फॉर विच सिचुएशंस एंड विच यूज केसेस। ओके, अगला सवाल, MBA इन इंडिया और MBA अब्रॉड? इसका आंसर होगा डिपेंड्स। अगर आपको इंडिया में कुछ बनाना है तो मैं ये बोलूँगा कि आइदर आप टॉप बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया से MBA कीजिए या MBA मत कीजिए और एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हो और लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में इंडिया वापस आना है तो आप सिर्फ टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स को आपने टारगेट करना चाहिए, उसके बियॉन्ड आपने नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो आपको जो ROI है जो आपको अर्न करना पड़ेगा उसके लिए आपको कम से कम 5 या 7 साल उस कंट्री में काम करना पड़ेगा, एंड देन यू आर नॉट कमिंग बैक टू इंडिया। आप टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स को नेम कर सकते हो? तो मैं बोलूँगा हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉर्टन, केलॉग, बूथ, कोलंबिया, MIT स्लोन, लंदन बिजनेस स्कूल, INSEAD और UC बर्कली प्रॉब्ली, और NYU स्टर्न, येल भी यहाँ पे आ जाते हैं। बट दीज आर द गुड बिजनेस स्कूल्स आई वुड से इन द वर्ल्ड। पर प्लेसमेंट गारंटी होती है? प्लेसमेंट गारंटी आई थिंक कहीं पे भी नहीं होती है, एंड ये एक अलग प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को ना प्लेसमेंट के हिसाब से जज करते हैं। US में ऐसा नहीं होता। प्लेसमेंट रिपोर्ट इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ लुक्ड एट जब आप डिसीजन ले रहे हो। वहाँ पे ग्रोथ, पीयर ग्रुप, नेटवर्क, एक्सपोजर, जो आपका लर्निंग है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। जॉब्स लोगों को लग जाती है, जब आप जॉब्स के लिए कहीं पे नहीं जाते हो तब आप मटीरियलिस्टिक नहीं रहते हो, तो आपकी सीखने की जो क्षमता रहती है ना वो बढ़ जाती है। आप हर चीज़ को ना जॉब के हिसाब से नहीं सोचते हो। और आई थिंक US बिजनेस स्कूल्स में वैसा होता है। लोग वहाँ पे बहुत चीज़ों के लिए आते हैं, जॉब तो सबकी लगी जाती है बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द पीपल गेटिंग इनटू द यूनिवर्सिटी इज वेरी हाई। करेक्ट। ओके, अगला सवाल US जॉब से ही रिलेटेड है। अगला सवाल ये है कि अमेरिका में आपको प्रमोशंस कैसे मिलते हैं? आई थिंक प्रमोशंस का जो प्रमाण है वो इंडिया और US में सिमिलर है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि वहाँ पे आप किस बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाता है वो बहुत अलग है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अमेजोन का। अमेजोन में कैसा है, अमेजोन में 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स है। जैसे कस्टमर ऑब्सेशन एक लीडरशिप प्रिंसिपल हो गया, बायस फॉर एक्शन एक लीडरशिप प्रिंसिपल हो गया, जजमेंट कॉल्स एक लीडरशिप प्रिंसिपल हो गया। तो वहाँ पे कैसे किया जाता है कि आपका एक 360 डिग्री फीडबैक लिया जाएगा, नॉट जस्ट योर बॉसेस, एवरीवन हु इज वर्किंग विथ यू, और उनको आपको इन लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे रेट करना पड़ेगा कि वरुण कस्टमर ऑब्सेशन को लेके कितना अच्छा है, और उसका एक एवरेज निकाला जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको कंपनी के फिलॉसफी के अलाइनमेंट के हिसाब से आपको ग्रोथ मिलती है। सो इफ़ अगर आप कंपनी के फिलॉसफी को और जिस तरीके से अमेजोन में काम होना चाहिए उससे अगर आप अलाइंड हो और उस तरीके का आप अगर काम कर रहे हो तो आपको ग्रोथ मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा होलिस्टिक होता है ग्रोथ वहाँ पे, काफ़ी क्वालिटेटिव होता है फीडबैक और इवैल्यूएशंस वहाँ पे। बट मोर और लेस मैं बोलूँगा इन इंडिया एंड US वो ज़्यादा डिफर नहीं करता। आई थिंक
स्टार्टअप्स हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम कि कैसे फीडबैक और इवैल्यूएशन करना चाहिए फ्रॉम सम ऑफ दीज रियली लार्ज टेक कंपनीज लाइक गूगल एंड अमेजॉन, बट हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे. Okay. 3 sentences to describe job reality in the current Indian market. Very competitive right now in India. You have to be ahead of the curve. You can't be along the curve. ये पहली चीज़ मैं बोलूँगा. सेकेंड मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी हेट्रोजिनिटी है रोल्स में. पहले जो है ना वो रोल्स काफ़ी सिमिलर थे, डेटा एनालिस्ट, कोडर्स. अभी जो है काफ़ी हेट्रोजिनिटी आ गई है. तो अगर आप आपकी नीश पकड़ सकते हो ना तो उसमें काफ़ी डीप जा सकते हो और उसको एक्सप्लोर कर सकते हो. थर्ड मैं ये बोलूँगा कि एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ स्किल्स दैट यू हैव एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिग्रीज दैट यू हैव. आई थिंक डिग्रीज अभी मार्केट में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सबके पास 2-2, 3-3 डिग्रीज है. तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको स्किल्स चाहिए होंगे, और लोग जो है वो स्किल बेसिस पे अभी हायरिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एज अपोज टू डिग्री, और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है मार्केट में अभी. बड़े बड़े कंपनीज भी, और वो कैसा हो गया पता है कि उनको काफ़ी फीडबैक मिला है इस पे. किससे? फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी इटसेल्फ. अभी कैसा है कि जैसे एक कंपनी बड़ी हो जाती है उनको ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करनी पड़ती है, उसमें प्रोसेस बनाना पड़ता है. तो उन्होंने HR के साथ मिलके एक प्रोसेस बना दिया था पहले कि हम लोग इन 20 कॉलेजेस से हायर करेंगे. अब क्या हो गया कि आई थिंक ओवर द लास्ट 5 to 10 years when they started feeling the crunch of productivity, जिन लोगों को ये लोग हायर कर रहे थे इन 20 स्कूल से, वो उतने रिटर्न्स नहीं दे पा रहे थे व्हेन इट कम्स टू द वर्क. जितना उनको पैसा मिल रहा था वर्सेस जो प्रोडक्टिविटी वो लोग क्रिएट कर रहे थे वो कमेंसुरेट नहीं था. तब जाके आई थिंक नाउ दे हैव स्टार्टेड सीइंग दैट वी शुड डिवर्सिफाई. हम लोग ने सिर्फ ये 20 स्कूल से शायद हायरिंग नहीं करनी चाहिए. शायद हम लोग ने थोड़ा सा पायलट करना चाहिए कि क्या हम लोग 20% जॉब्स जो है इस पूल में से Tier 2 को खोल दे, जहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा फाइट है, ज़्यादा हंगर है. तो आई थिंक ये हो रहा है इंडिया में, और ये स्लोली एंड स्टेडली ग्रो होगा. Tier 2 मतलब सिटीज या आप? Tier 2 cities, or anything beyond the metropolitans is what I would call Tier 2 plus India, which is commonly regarded as a pool which does not have talent, but वो बिल्कुल गलत है. वहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, और ऐसा टैलेंट जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है. और अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि हमारे काफ़ी सेट रूल्स है कि किसको हम लोग ने हायर करना चाहिए, किसको डिग्री देनी चाहिए, और किस बेसिस पे हम लोग ने हायर करना चाहिए. बट आई थिंक ये काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है अभी इंडिया में. ओके. Reality of jobs in the big 4 companies. Big 4 with respect to auditing. KPMG, EY, those companies. क्या है? KPMG, EY, Deloitte, PwC. हाँ. मैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहाँ पे बोलने वाला हूँ. मेरे हिसाब से लोगों ने अर्ली ईयर्स में ऐसे कंपनीज में काम नहीं करना चाहिए. और मेरा रीज़न ये है कि फर्स्ट 4 to 5 years जो रहते हैं आपके लाइफ के आर द वंस जहाँ पे आपको एक्सपोजर की ज़रूरत है, जहाँ पे यू शुड बी एक्सपोज टू डिसीजन मेकिंग. यहाँ पे आप जाके बैकएंड पे काम करते हो, जहाँ पे आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ता, जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस नहीं करने पड़ते. एंड इसलिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अर्ली ईयर्स में आपने नहीं काम करना चाहिए. अभी इसका अलग पार्ट है, मैं ये बोलूँगा कि ये बिग 4 कंपनीज में कुछ लोगों को कस्टमर फेसिंग या क्लाइंट फेसिंग रोल्स मिलते हैं, वो अच्छे रोल्स है. बट 80% लोग जो आप देखोगे, जो यंग जनता है, वो बैकएंड में जाके काम करती है. और बैकएंड में आपको वो टैग मिल गया KPMG का, बट सबको एंड ऑफ द डे पता है कि आपने बैकएंड में काम किया और आप कुछ सीख नहीं पाए उस 2 या 3 years में, क्योंकि आपको क्लाइंट फेसिंग एक्सपोजर नहीं मिला. आपको बड़े बड़े टीम के साथ काम करने नहीं मिला, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने नहीं मिला. आपको एक टास्क दिया गया था और आपने रेपिटेटिवली उसको सॉल्व किया. वरुण भाई, हमारे ज़माने में ये एक छापा होता था किसी के CV पे कि बिग 4 में काम किया है. आई थिंक कि आज के ज़माने में ये छापा नहीं है उतना, क्योंकि फॉर सेम रीज़न बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिग 4 में काम किया एट द स्टार्ट ऑफ द करियर. द रियल छापा इज स्किल सेट, करेक्ट, एंड कैपेबिलिटी. और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना कि क्या आप क्लाइंट फेसिंग थे कि नहीं, ये सवाल हम लोग भी हर एक जन से पूछते हैं जिन्होंने मैकेंजी में काम किया, BCG में काम किया, बेन में काम किया, या फिर बिग 4 ऑडिटिंग फर्म्स में काम किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. और आपको समझ में आएगा कि 90% जनता जो है वो एक्चुअली बैकएंड काम कर रही है. एंड वो आई वुड नेवर एडवाइज एनीबडी टू डू ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ देयर लाइव्स. ओके वरुण भाई,
और एक आखिरी सवाल है, टॉप 3 जॉब प्रोफाइल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2025 मार्केट। काफ़ी ट्रिकी सवाल है ये। नंबर 1 जॉब प्रोफाइल मैं बोलूँगा फाउंडर्स ऑफिस। आई विल गो लेवल डीपर, आई विल से फाउंडर्स ऑफिस एट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जिनको जस्ट फंडिंग मिला है, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। घिसाई बहुत होगी और बहुत ज़्यादा स्टीप लर्निंग कर्व, बहुत स्टीप लर्निंग कर्व और डिवर्सिटी इन टास्क्स। मतलब वन डे यू विल बी स्क्रबिंग द फ्लोर से लेके आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते रहोगे फॉर बोर्ड रूम मीटिंग्स और फॉर फंडिंग और फॉर द डायरेक्शन इन विच द कंपनी शुड गो। तो मैं नंबर 1 रोल फाउंडर्स ऑफिस बोलूँगा। नंबर 2 रोल मैं बोलूँगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट। और अगेन मेरा एंगल जो है जिससे मैं देखता हूँ रोल्स को, वो थोड़ा सा अलग देखता हूँ। मैं सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि फ्यूचर में जो आप स्किल्स बिल्ड करोगे इस रोल में, वो आपको कितना हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए करियर में। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टेक जो है वो काफ़ी बिल्ड हो गया है, बट लोगों को पता नहीं है कि यूज़ केसेस क्या है उसके, आप कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, उनका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, आपको टेक कंटेक्चुअलाइज करके प्रोडक्ट्स लॉन्च करके फीडबैक लेके उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये सब प्रोडक्ट मैनेजर्स करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होगा। सेकंड मैं बोलूँगा थर्ड स्किल होगा, थर्ड रोल होगा, और ये मैं थोड़ा सा AI की तरफ से एक नया रोल इन्वेंट करने वाला हूँ, बट आई एम गोना कॉल इट प्रॉम्प्ट इंजीनियर। इसका मतलब ये है कि आपका काम होगा, जो भी आप AI एजेंट्स या फिर AI टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, उनको इनपुट्स देना, उनको कॉन्टेक्स्ट देना और उनको फाइन ट्यून करना। मुझे तो ये भी लगता है कि अगले 10 साल में हम सब प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने वाले हैं, बट मेरे हिसाब से एक नया रोल आने वाला है, और ये रोल जो है वो सिर्फ मार्केटिंग, सिर्फ फाइनेंस या सिर्फ डेटा में नहीं काम होगा। आई थिंक ये हर जगह काम होगा। तो थर्ड वाला ये मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलूँगा। ओके वरुण भाई, यही था हमारा रियल करियर्स रैपिड फायर राउंड। अब असली बातें होंगी। गोल्डन एडवाइस ओरिएंटेड सेक्शन है ये। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है भारत में, तो आप कहाँ से शुरू करना चाहोगे ये कॉन्वर्सेशन को? नहीं, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड मैं ये बोलूँगा कि पॉलिटिकल ना होते हुए देयर इज़ ओनली सो मच दैट द गवर्नमेंट कैन डू। जो आम है, जो हम है, आप हो, जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका माइंडसेट काफ़ी हद तक बदलना पड़ेगा। और हम लोग एक बहुत सर्विस क्लास सोसाइटी रहे हैं, एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत है, क्योंकि हम लोग को आज़ादी मिलके भी बहुत टाइम नहीं हुआ है। वी आर अ यंग कंट्री, एंड इन द बिगिनिंग शायद सर्विस क्लास होना पड़ता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऐसे स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वी शुड शिफ्ट फ्रॉम बीइंग सर्विस क्लास ओरिएंटेड टू एंटरप्राइज ओरिएंटेड। एंटरप्राइज जब मैं बोलूँगा कि ये आपकी सोच जो है, जब आप एक प्रॉब्लम देखते हो तो यू शुड अप्रोच दैट प्रॉब्लम कि कैन आई सॉल्व इट एंड क्रिएट एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर आउट ऑफ इट, रादर देन सेइंग दैट मैं कोई बड़े कंपनी के साथ काम करके कोई तो रोल में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहूँगा। और आई थिंक ये माइंडसेट बहुत अलग होता है। तो अगर हम लोग को स्टार्ट करना है तो मैं बोलूँगा कि ये माइंडसेट को कैसे एड्रेस करना चाहिए हम लोग ने, इससे हम लोग ने थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहिए। एंड अगर आप कोई भी फील्ड में इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटीज़ को देखोगे, तो टॉप 20 जो यूनिवर्सिटीज़ है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में भारत में अब वो वैल्यू किस तरीके से ऐड करते हैं। आइदर वो लोग आपको ब्रांड देते हैं लाइफ के लिए, तो अगर आप SRCC या LSR या फिर IIT बॉम्बे से हो तो आपको कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगी, आपके लिए द नंबर ऑफ चांसेस दैट यू विल हैव टू फेल वो बढ़ जाएंगे, राइट। या फिर वो लोग आपको स्किल्स देंगे, या फिर आपको पहला जॉब आउटकम देंगे, या फिर नेटवर्क देंगे कि आप अगर IIT बॉम्बे से हो तो किसी और IIT बॉम्बे के एलुमनाई के साथ बात कर सकते हो। आपको कुछ तो देंगे वो लोग। लेकिन 20 के बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो आपको नहीं मिलती है। यानी कि आप ये कह रहे हो, अगर आपको अपनी फील्ड का एक टॉप कॉलेज मिल गया तो आप सेट हो, अगर टॉप कॉलेज नहीं मिला है प्रॉब्लम है। It is a problem for your career. It is a problem for your entire professional and personal life. See, because in your undergrad or your PG, you're going to spend 4 years, 2 years
दीज आर द पीपल जिनके साथ आप उठोगे बैठोगे, ये आपका पीयर ग्रुप बनेगा, आप इनके साथ ही अगली जो ज़िंदगी है वो बिताओगे। तो टॉप 20 में अगर आप घुस गए जी, या टॉप 15, और वो हर नंबर जो है वो अलग अलग होते जा सकता है, तो आपकी लाइफ जो है प्रोफेशनली और पर्सनली अच्छी हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है ये परसेंट, लाइक टोटल जो है, अगर हम लोग अंडरग्रेड की बात करें तो इंडिया में एवरी ईयर 1 करोड़ पीपल एनरोल इनटू अंडरग्रेड, उसमें से कितना प्रतिशत लोग जो है वो टॉप 20 कॉलेजेस में जाते होंगे आपके हिसाब से? वो हम लोग ने कैलकुलेट करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इट्स लेस देन 0.1%, क्योंकि 1 करोड़ में से समझो अगर हम लोग थोड़ा सा मैथ भी करें तो 20 स्कूल्स है, 20 यूनिवर्सिटीज़ है, अगर वो 1000 बच्चे भी ले रहे तो दैट्स 20,000 बच्चे। 20,000 बच्चे 0.1% से भी कम है 1 करोड़ का। तो अगर आप देखोगे तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो क्या हम लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया में सिर्फ 0.1% बच्चों में टैलेंट है? वो आई थिंक बिल्कुल फॉल्स है। प्रॉब्लम यह है कि टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको केटर करने के लिए लर्निंग आउटकम फोकस्ड या फिर इन जनरल स्किल्स फोकस्ड यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस इंडिया में नहीं है। अब क्यों नहीं है इंडिया में? दूसरे देशों में अगर आप देखोगे MBA स्कूल्स को, अगर आप देखोगे US में, तो मेरे हिसाब से टॉप 50 बिजनेस स्कूल्स आर वर्दी बिजनेस स्कूल्स इफ़ यू वांट टू वर्क इन द US। उनमें बहुत अंतर नहीं है, मतलब जितना इंडिया में अंतर है टॉप 10 और टॉप 50 में, उतना अंतर US के बिजनेस स्कूल्स में अंतर है, बट उतना नहीं है, राइट? सो मतलब अगर आप 50th रैंक बिजनेस स्कूल US में एनरोल करोगे खुद को, there won't be that much of a difference as compared to against top 10. to a top 10, right? But यहाँ का 50th ranked business school किसी खोपचे में होगा, Exactly. और आपको वहाँ कुछ नहीं सिखाएंगे। तो उसमें स्टेटिस्टिक्स में उसको ना लॉन्ग टेल बोलते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो लॉन्ग टेल है वहाँ पे। वो कैसे हो रहा है कि पहले बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स है, बट उसके बाद बिजनेस स्कूल छोड़ो, इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद एक ड्रॉप आ जाता है क्वालिटी में और बहुत सारे आगे जाके। आप प्रैक्टिकली भी यहाँ मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को ये एडवाइस कर रहे हो कि अगर आप इंडिया में अपनी हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हो तो ईदर ओनली टारगेट द टॉप 10 और डोंट टारगेट Exactly. anything. Exactly. What I would say is that target top 10. These are good institutes. Get into them. Try getting into them. If you don't, then you have to be very mindful of what you choose. And there are new options जो इंडिया में अभी पैदा हो रहे हैं। हम लोग भी एक ऑप्शन बनना चाहते हैं जो क्रिएट हम लोग करना चाहते हैं। बट बिसाइड्स मेसा भी मैं बोलूँगा बहुत सारे ऑप्शंस है जो बच्चों ने देखने चाहिए फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट और फॉर देयर PG। अगर आप ये टॉप 10 कॉलेजेस में नहीं पहुँच पाए तो आपने क्या करना चाहिए? आई थिंक माई जर्नी इन माई लाइफ इज़ अ वेरी गुड way to kind of tell parents and students today as to how they could model their lives if they were not from these top 10 colleges, because I was not from these top 10 colleges. आप कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में थे? मैं फादर एग्नल्स में था, वाशी में। ओके, ग्रेट। सो ये tier 2 plus tier 3 मैं कॉलेज बोलूँगा। जब मैं 11th-12th में था मुझे कहा गया था कि IIT में एडमिशन लो वरना करियर खत्म। Exactly. मेरा करियर खत्म नहीं हुआ। Exactly. दो आई वेंट टू DJ सांगवी। काफी कुछ किया है लाइफ में। कॉलेज इज नॉट द एंड ऑफ योर करियर। एग्जैक्टली। एंड मैं इन लोगों को बहुत स्ट्रांगली ये बोलना चाहूँगा कि अगर एडुकेशन आपके लिए कुछ नहीं कर पाया तो आपका एक्सपोजर और एक्सपीरियंसेस आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा। जैसे मेरा पहला जॉब था L&T में था, लार्सन एंड टूब्रो। सो एक कंपनी जो आके एक ही आई थिंक 5-10 कंपनीज आके हायर करते थे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज से, उसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो L&T लेता था जी। अब वहाँ पे काम जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं था। जहाँ पे मैं प्रोक्योरमेंट इंजीनियर था, जहाँ पे क्या करता था कि बड़े बड़े जो ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिग्स होते हैं उनके लिए मैं मटेरियल प्रोक्योर करता था, खरीदता था और वहाँ पे उसको कमीशन करता था। अब अगर आप आउटसाइड इन अगर देखोगे तो आप बोलेगे कि ये तो बहुत घटिया जॉब है, मतलब आप क्यों कर रहे हो इसको? बट रेट्रोस्पेक्टिवली स्पीकिंग इसने मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट स्किल दिया एक, विच वॉज कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो मेरा एडवाइस बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए ये होगा कि फर्स्ट 5 years में ऐसे इन्वायरमेंट में काम करो जहाँ पे आपको बहुत लोगों के साथ मिल के काम करना पड़ रहा है। ये प्रोक्योरमेंट हो सकता है, ये मार्केटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे ब्रेक डाउन करते हैं, इस पूरे चैप्टर को ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ये लगता है कि कॉलेज से ड्रॉप आउट करना चाहिए? बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं आजकल। आई एम पर्सनली अगेंस्ट दैट थॉट, क्योंकि एज
एन एंटरप्रेन्योर हमने ये नोटिस किया है कि अक्सर जो लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट करते हैं 80 to 90% ऑफ द टाइम्स वो एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करते. और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टार्टअप्स अक्सर हाई प्रेशर होते हैं. मैंने ये नोटिस किया, नॉट इन ऑल केसेस बट 80 to 90% ऑफ द केसेस कि वी लेट गो ऑफ दैट प्रोफेशनल. अग्री. कुछ कहना चाहोगे? नहीं, आई थिंक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल लेंस की भी ज़रूरत है यहाँ पे. तो आई वुड डेफिनेटली नॉट टेल पीपल टू ड्रॉप आउट फ्रॉम देयर कॉलेजेस. वन, बिकॉज यू हैव टू हैव दैट रेजिलियंस टू गो थ्रू एवरीथिंग दैट इज बीइंग थ्रोन एट यू. आपको वो शायद पसंद नहीं आएगा, बट आपको वो उसके थ्रू जाना है, नंबर वन. और नंबर टू, आपको कोई भी फ्यूचर के दरवाजे क्लोज नहीं करने. आपको पता नहीं है आप फ्यूचर में क्या करोगे. कुछ कुछ जगहों के लिए अभी भी डिग्री नेसेसरी है, और वहाँ पे आप खुद को शायद प्रूव कर पाओगे, बट जस्ट बिकॉज यू ड्रॉप्ड आउट आपको उस प्रोसेस से बाहर नहीं निकलना है. लाइक मुझे याद है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मैं फेल हुआ था, और ये एक थॉट थी मेरे दिमाग में कि I knew I was a really smart guy in that college. और एक मोमेंट के लिए मैंने सोचा था कि ड्रॉप आउट कर लूँ, मैं कुछ कर पाऊंगा लाइफ में. बट देन देयर वाज अ सेकंड थॉट कि नहीं, अभी मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की है, मैं डिग्री लेकर निकलूंगा इस कॉलेज से. और आज जब मैं पॉलिटिशियंस के सामने बैठता हूँ, क्रिकेटर्स के सामने बैठता हूँ और ये कहता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ, उसका एक वेटेज है उस स्टेटमेंट का कि मेरी भी एक डिग्री है. आई एम श्योर यू फील सिमिलर. एंड आई थिंक आपका जो एक्सपीरियंस है, इसको मैं और ब्रेक डाउन अगर करूँ तो मैं बोलूँगा कि इट्स नॉट ओनली द फैक्ट दैट यू बिकेम एन इंजीनियर, बट इट मेड यू रेडी फॉर लाइफ, जहाँ पे आपको एक चीज़ पसंद नहीं थी पर आपने वो की. अभी आपके लाइफ में जब आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो तो दुनिया को लगता होगा कि आपको सब कुछ पसंद आ रहा है, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू डू जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते. करेक्ट. बट आप ये रेजिलियंस दिखा सकते हो क्योंकि आपने पास्ट में ये किया है, और ये रेजिलियंस करंट यूथ को भी दिखाना होगा और सीखना भी पड़ेगा. और डेफिनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा टूटा है. बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल स्किल. बट वो रट्टा मारने से ना आप घिसाई को ज़्यादा करीबी से जानते हो, एंड उस घिसाई के लिए आप हायर होते हो आगे जाकर. कभी कभी वी एज इंडियंस कंसिडर द स्टेटस को, हम लोग स्टेटस को जो है मतलब करंट दुनिया कैसी दिखती है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हायर एजुकेशन में हम लोग ने ये रट्टा बहुत हद तक एक्सेप्ट कर लिया है. सो मच सो कि हम लोग उसको अभी जस्टिफाई भी करते हैं, राइट? कि हम लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने रट्टा मारा. बट आपने 4 साल बिताए वहाँ पे, राइट? उस 4 साल में आप क्या क्या कर सकते थे अगर आप वो रट्टा नहीं मार रहे थे, और एजुकेशन सिस्टम अगर बेटर था तो you probably would have, you know, I mean, you would have been 2x of yourself when you graduated, right? And मेरे टाइम में ऑप्शंस नहीं था हमारे पास. करेक्ट. एंड अभी भी नहीं है, आई वुड से. बहुत कम है ये ऑप्शंस. एंड उसके लिए थोड़े से आई वुड से रेवोल्यूशनरी या फिर क्रांति करने वाले लोगों को इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ चालू करने होंगे जहाँ पे आप गेम चेंज कर रहे हैं जी, राइट? बट आई गो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आप ऐसे बच्चे हो जो टॉप 20 कॉलेजेस से नहीं है या टॉप 10 कॉलेजेस से नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? sure. मेरे हिसाब से आपके फर्स्ट 5 years जो है वो आपने बहुत मन लगा के काम करना चाहिए, करेक्ट? अब कहाँ पे आपने काम करना चाहिए, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बोलना चाहूँगा. बहुत मैटर भी करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज दिस इज गोना बिल्ड और यू नो स्टेबलाइज और रूइन योर लाइफ, राइट? बिफोर वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट्स, शहरों के बारे में बात करना चाहिए. एक्चुअली ज्योग्राफी से ज़्यादा पीयर ग्रुप मैटर करता है कि आप किस टाइप के लोगों के अराउंड हो. क्या ये लोग एम्बिशियस है, क्या ये लोग हसलर्स है, क्या ये बहुत फाइट कर रहे हैं, और आर दीज पीपल जो खुश है जिंदगी के साथ. आई थिंक यू नीड टू बी विद द फॉर्मर, जो लोग बहुत एम्बिशियस है, क्योंकि यही लोग हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करेंगे और आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा ऐसे लोगों के साथ. और अक्सर आई फील कि ये टियर 1 में मिल जाता है. एग्जैक्टली, ये यूजुअली टियर 1 में मिलता है बिकॉज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है वहाँ पे. बिकॉज डेंसिटी ज़्यादा है, आपको कोई ना कोई तो वहाँ पे मिल ही जाएगा जो आपके सोच का हो, जो हसलर हो, जो आपके टाइप के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. तो आई वुड से द डेंसिटी ऑफ हसल, येस 100% मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में टियर 1, आई वुड ऑल्सो पुश इट टू नाउ टियर 2 ऑल्सो, बट टियर 2 में है. बट बियॉन्ड दैट अभी दैट कल्चर नहीं है. मतलब मैं हाल ही में बनारस गया था, जाते रहता हूँ धार्मिक रीजंस की वजह से, और वहाँ जब वहाँ के यूथ से मेरी बातें होती है, आई रियलाइज़ कि यार टैलेंट बहुत है यहाँ, दिमाग बहुत है यहाँ, बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और एम्बिशियस पीयर ग्रुप नहीं होते. करेक्ट. तो अगर आप मेहनत करने भी जा रहे हो, अगर आपके आइडियाज़ भी बड़े हैं, आपके आसपास के लोग आपको रुका देते हैं. करेक्ट. इसलिए मैं मानता हूँ कि एक
5-6 साल का पीरियड रहना चाहिए जहाँ आपको गुड़गांव में रहना चाहिए, बैंगलोर में रहना चाहिए, चेन्नई, करेक्ट, हैदराबाद, ऐसे ग्रोथ ओरिएंटेड सिटीज में मूव करना चाहिए। अगर हो सके तो मुंबई। करेक्ट, वो जो रेंट आप भर रहे हो इन शहरों में, ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है इन माय आइज। नहीं 100%। अभी ये बताइए कि किस तरह के जॉब्स को टारगेट करना चाहिए और प्रैक्टिकली स्पीकिंग वहां आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। करेक्ट। तो आई थिंक मेरा खुद का 22 to 27 अगर रोड मैप बनाना हो, राइट, अभी के ज़माने में, एंड इफ़ आई एम फ्रॉम अ Tier 1+ कॉलेज, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। पहला जो जॉब मैं लूँगा, मैं स्टार्टअप में लूँगा जॉब, और मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। मेरा रीज़न ये होगा कि नंबर 1, टीम जो है वो छोटी होगी। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि काफ़ी बर्डन जो है वो डिसीजन मेकिंग का या प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आप पे आ जाता है। तो आप कॉग इन द व्हील नहीं होते हो। वहाँ पे 5000 लोग हैं, आप उनमें से एक जन हो, ऐसा नहीं है। आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपको उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको जितना ओनरशिप दिया जाएगा ना, वो कहीं नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ एक टास्क नहीं दिया जाएगा, आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, और ये बहुत अलग चीज़ें होती है। टास्क ये होता है कि ये डेटा एनालाइज करके ये टेबल बना के मुझे दो, जो यूजुअली बैक एंड रोल में होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होगा कि ये कस्टमर को मुझे ये बेचना है, बेच के दो। अब इसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत स्ट्रेच हो जाता है। यू रियली गेट एक्सपोज टू द रियल वर्ल्ड, जहाँ पे आपको कस्टमर रिसर्च करना पड़ रहा है, आपको प्रोडक्ट कैसे पैकेज करना चाहिए वो करना पड़ रहा है, आपको वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए वो दिखाई दे रहा है, आपने मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए वो सब दिखाई दे रहा है, आपको कस्टमर को जाके सेल करना पड़ रहा है। ये सब रियल चीज़ें आपको करनी पड़ रही है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको फाउंडर के साथ डायरेक्टली टाइम मिलता है, जो आपको कॉर्पोरेट या फिर MNC में कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि 5000 कंपनी के साथ, 5000 एम्प्लॉयज के साथ कोई भी CEO या फिर फाउंडर नहीं बैठ सकता। बट जहाँ पे काम जो है वो 30-40 लोग कर रहे हैं, तो फाउंडर जो है इज गेटिंग फेस टाइम विद एवरी सिंगल पर्सन। इसके 2 फायदे हैं। एक क्या है कि आपको एक मेंटर मिल जाता है, तो आप इनके साथ डायरेक्टली जब काम करते हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो लोग हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, पेडिग्रीड है, हिस्ट्री के साथ आते हैं अच्छा काम करने के, वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, जब आप 22 साल के हो, आपको तो ये भी नहीं पता है ना कि काम कैसे करना है। मैं पहुंच तो गया हूँ यहाँ पे, मुझे प्रॉब्लम तो दिया गया है, बट मैं डॉक्यूमेंट कैसे लिखूँ, मैं मीटिंग्स कैसे सेटअप करूँ, मैं ईमेल्स कैसे लूँ, मैं मेरा डे कैसे मैनेज करूँ, ये भी तो सीखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप फाउंडर के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हो, तो आपको एक काफ़ी पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि बड़े लोग कैसे काम करते हैं। ये शायद सबसे बड़ी करियर हैक है, क्योंकि बहुत सारे लोग फाउंडर्स की रियलिटी नहीं समझते। फाउंडर्स की रियलिटी बहुत ग्रोथ ड्रिवन होती है। हर फाउंडर यही जानते हैं कि अगर मैंने खुद में ग्रोथ लाई तो मेरी कंपनी भी ग्रोथ करेगी, विच इज़ वाई वो खुद को चैलेंज करते हैं। उनका खुद का माइंडसेट ही अलग होता है, उनकी खुद की लाइफ अक्सर काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड होती है, और उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है टू अदर पीपल। करेक्ट। और उसी एक्सेस, उनकी ग्रोथ पर बैठ कर आपकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है। और तीसरा चीज़ ये है कि आपको विजिबिलिटी मिलती है। तो आप समझ लो ऐसा कि टीम जो है वो 40 जनों की है, फाउंडर जो है वो रोज़ आपके साथ आधा घंटा बिता के आपका काम देख रहा है। अगर आपने अच्छा काम किया तो आप 1 साल 2 साल में जितना आप 8 साल या 6 साल में कॉर्पोरेट में ग्रो करोगे ना, आप स्टार्टअप्स में ग्रो कर सकते हो। Would you categorize something like Zomato, Swiggy as a startup? I would say let's go smaller. Okay. मैं ऐसे कंपनी में जाऊंगा जहाँ पे सिर्फ 50 लोग हैं, 50 से ज़्यादा लोग हैं नहीं। ठीक है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप पकड़ लो, या फिर अर्ली स्टेज फर्म पकड़ लो। लेट्स नॉट से कि नेसेसरली वो वेंचर बैक्ड होना चाहिए, वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, बट वो स्मॉल होना चाहिए। और आपके नज़रिए में आपने थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए कि इज दिस बिजनेस अ वायबल बिजनेस, मतलब क्या ये ग्रो होने वाला है। ऑन सम लेवल जो फाउंडर है उन पर भी रिसर्च करना चाहिए कि इनकी विजन क्या है। करेक्ट, इनकी विजन क्या है, पेडिग्री क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है, हैव दे बिल्ट सम काइंड ऑफ स्टार्टअप्स इन द पास्ट। तो फर्स्ट स्टेप प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए आपको। करेक्ट, जो शायद से लिंक्डइन पे हो सकती है। करेक्ट, और जो शायद से आपके कुछ सीनियर्स है कॉलेज के जो स्टार्टअप एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। हाँ, if they don't hire you in their startup, at least they'll point you in the right direction. बेस्ट मैं रिसोर्स इसके लिए ये बता सकता हूँ कि कोई भी फंडिंग न्यूज़ पढ़िए, क्योंकि जैसे फंडिंग न्यूज़ बाहर आती है ना स्टार्टअप के लिए, तो स्टार्टअप के पास पैसा आ जाता है, और फर्स्ट प्रॉब्लम ये होता है कि लोग कैसे लाए। तो ये जो लोग रहते हैं जिन्होंने जस्ट फंडिंग रेज की है, उनको हायर करना होता है लोगों को। और कई बार दिस बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये आई हैव फेस्ड इट एट मेसा ऑल्सो।
जहाँ पे हम लोग ने जब $4 million रेज किए थे हमारे सीड में, हम लोग को अगले 2 महीने में 30 लोगों को हायर करना था, राइट? तो अगर आप ये फाउंडर को एक अच्छा सा मैसेज लिंक्डइन पे लिख सकते हो कि आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, आई एम अ हसलर, दीज आर माई स्किल्स, हैप्पी टू हैव अ चैट विथ यू, एक डॉक्यूमेंट लिख के कि इस स्टार्टअप के बारे में मैं कैसे सोचता हूँ, तो वो बहुत एक इम्पैक्टफुल और पावरफुल रीच आउट हो सकता है, राइट? एंड आई वुड से कि वाई अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, ये कई बार सवाल आएगा, लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत रिस्की है, बट यही तो एज है जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। अगर एक समझो कंपनी नहीं काम किया तो आप दूसरे कंपनी में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये आप 26-27 पे नहीं कर सकोगे, सो दैट्स वाई पहले 5 या 6 साल आपने ये ट्राई करना चाहिए, फ्रॉम 21 to 25 और 26। तो आपका फर्स्ट इनपुट ये है कि योर टॉप प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल शुड बी इन अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टार्टअप एनवायरनमेंट। या सेकंड प्रायोरिटी इज इफ पॉसिबल आपको फाउंडर्स ऑफिस में काम करना है। करेक्ट। ओके, या एनी थर्ड ऑप्शन? आई वुड से दैट जहाँ पे भी आपको चीज़ें लॉन्च करने का, अगेन मैं रोल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं क्या टाइप का काम आपको करने को मिलेगा उसमें बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको चीज़ें लॉन्च करने का मौका मिले, जैसे प्रोडक्ट लॉन्चेस हो सकते हैं, जैसे पॉडकास्ट लॉन्चेस हो सकते हैं, एनीथिंग जहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो कस्टमर के लिए लॉन्च करनी है, यानी 0 to 1। 0 to 1 ले लो, या फिर आई वुड से हिटिंग द मार्केट ले लो, गो टू मार्केट ले लो। इस टाइप के जो टास्क रहते हैं ना, ये बहुत रियल टास्क होते हैं, क्योंकि जब भी बात ये आ जाती है ना कि ठीक है अभी प्रोडक्ट बन गया, अभी इसको कस्टमर्स को लॉन्च करना है, तो थिंग्स स्टार्ट गेटिंग रियल। यू हैव टू गेट एवरीथिंग राइट, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली डिटेल ओरिएंटेड, कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कस्टमर्स को वो समझ में आ जाएगा। ये भी एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ स्टार्टअप एनवायरनमेंट। या ओके, आई मीन सिमिलर, बट मैं एग्जाम्पल इसका दूंगा कि नॉट ओनली स्टार्टअप्स जहाँ पे आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है, आप कहीं और भी इसको कर सकते हो, ये फैमिली ऑफिस में भी हो सकता है। ओके। ये आई डोंट नो आप खुद को स्टार्टअप समझोगे कि नहीं, बट ये द रणवीर शो पे हो सकता है, जहाँ पे आप पॉडकास्ट लॉन्च कर रहे हो। आई फील कंटेंट क्रिएटर्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं भारत में, तो जो अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स है, अप्लाई विद देम, दे आर आल्सो कांस्टेंटली लुकिंग फॉर हेल्प। और अगर इफ यू फाइंड द राइट कंटेंट क्रिएटर, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला सकता है। करेक्ट 100%। मतलब मैं अभी आपके स्टाफ के साथ भी थोड़ा सा बात कर रहा था, और मैं समझ रहा था कि वो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक, ये सब हसलर्स है, राइट? और इन्होंने आपको रीच आउट किया, आपने जो लोगों ने अच्छा मैसेज लिखा था, पॉइंटेड मैसेज लिखा था, उनको इंटरव्यू किया, आपने हसल देखा, राइट? अब जब वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो रियल पॉडकास्ट यूट्यूब पे एवरीडे लॉन्च कर रहे हो आप, तो उसमें काफ़ी प्रेशर इन्वायरमेंट में उनको काम करना पड़ता है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इनका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा, क्योंकि दे वर्कड इन दैट हाई प्रेशर इन्वायरमेंट, वेयरएज मेनी अदर्स हैव नॉट। तो मैं बोलूँगा कि जहाँ पे भी लॉन्च या फिर प्रोडक्ट लॉन्च या फिर हिटिंग द मार्केट आ जाता है, इट्स अ गुड इन्वायरमेंट टू वर्क इन, बिकॉज यू गेट अ सेंस ऑफ यू नो हाउ द मार्केट इज गोइंग टू प्ले आउट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इससे कनेक्टेड मैं और एक चीज़ बोलूँगा, सेल्स। अब अगर आपको सेल्स की नौकरी मिल गई तो आप ले लो, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ रियली बैड जॉब, टू बी ऑनेस्ट। बड़े कंपनी में भी अगर सेल्स की नौकरी मिल गई तो ले लो। मतलब डिपेंड्स ऑन वो कितनी बड़ी कंपनी है, और जो आप बेच रहे हो वो कितना हार्ड है बेचना, या फिर आपको कितना फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना पड़ रहा है वो आइटम बेचने के लिए। मे बी लाइक अ कंपनी द साइज ऑफ ज़ोमैटो, वहाँ अगर आपने करेक्ट। सेल्स सो जॉब किया, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप LIC में इंश्योरेंस बेच रहे हो, देन आई वुड से दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। बट से आपको जोमैटो में रेस्टोरेंट्स को जाके ऑनबोर्ड करना है, दैट्स ऑल्सो सेल्स, राइट? जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट को जाके ये बोलना है कि हम लोग जोमैटो पे आपको लिस्ट करेंगे, तो फिर जो रेस्टोरेंट ओनर है वो पूछेगा क्यों, इसमें तो मेरे को इतना काम करना पड़ रहा है। तो फिर आपको उनको बताना पड़ेगा, देखो जो भी जोमैटो पे आते हैं रेस्टोरेंट्स, उनके रेवेन्यूज़ जो है वो 30% से ग्रो हो जाते हैं, उनको विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा मिलती है, उनका फुटफॉल बढ़ जाता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आपको सेल्स करना पड़ता है। बट जब आप सेल्स कर रहे हो, आपको ऑडियंस भी समझना पड़ता है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ता है कि इस मौके पे मैंने क्या बोलना चाहिए जिससे सामने वाला कन्विंस हो जाए कि वो जोमैटो पे प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है फिर, बिकॉज अगर आप ये ड्यूरिंग योर फर्स्ट 5 years कर सकते हो, तो यू हैव क्रैक्ड द बिगेस्ट पजल दैट एनीबडी वांट्स टू क्रैक, व्हिच इज व्हाट इज इट दैट द कस्टमर्स वांट, राइट? तो मैं बोलूँगा कि सेल्स रोल्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 to 5 years। ओके, मान लो कि आप एक्चुअली एक स्टार्टअप एनवायरनमेंट में हो और आपको एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है, आपका पहला स्टेप ये रहेगा कि आसपास के लोगों से कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। कि यार ये कैसे करूँगा।
और उन्हीं कॉन्वर्सेशन की वजह से आपकी लर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. एग्जैक्टली. व्हेन यू स्ट्रेच दिस आउट ओवर 5-6 years, आपको जो स्किल्स सीखने को मिलेंगे, जो चीज़ें प्राप्त होंगी, that will be much deeper and much richer than a traditional job from placement season. 100%. एंड इसके लिए सिंपल फॉर्मूला मैं ये बोलूँगा कि एक स्पेस में जहाँ पे आप जितने ज़्यादा बार फेल कर सकते हो वहाँ पे आपने जाना चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ फेलियर्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लर्निंग. ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है. आप बैकएंड में फेल हो ही नहीं सकते हो. आपको एक टेबल बनाने को बोला गया है, उसमें आप कितना ही फेल कर पाओगे. प्लस आई फील कि 5 साल के बाद ना आप अरेंज मैरिज मार्केट के लिए भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बन जाओगे. एग्जैक्टली. बट ये जो भी हम कह रहे हैं ना, ये एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं. यहाँ एक और बहुत की टास्क होता है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है. पेरेंट्स अक्सर नहीं मानते. लाइक आई रिमेंबर जब मैं भी शुरुआत कर रहा था, मेरे पेरेंट्स समझे ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ. एंड आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं. बट मैं जैसे आजकल बहुत पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ, आई थिंक पेरेंट्स अभी ये समझ रहे हैं. ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि वो प्रोसेस के थ्रू गए हैं और उनको अभी ये दिखाई दे रहा है कि 5-6 साल काम करने के बाद एग्जिट ऑप्शंस जो बोलते हैं ना कि आप और कहाँ पे जा सकते हो, वो बहुत लिमिट हो गए. अगर आप बैक एंड रोल में काम कर रहे हो, आप KPMG में हो सकते हो, बट वो ब्रांड जो है वो प्ले आउट नहीं कर रहा बियॉन्ड 25 और 26. तो ये पेरेंट्स को समझ में आ रहा है. और इसमें मैं थोड़ा सा मतलब क्या इसको बोलते हैं, वी हैव टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मैं ये ऐड करूँगा कि कभी कभी आपको फोकस रोल पे करना चाहिए रादर देन द कंपनी. कभी कभी आपको बड़े कंपनीज में भी ऐसे रोल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये सब एक्सपोजर मिल रहा है. तो आपने उसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि उस रोल में आपको करने क्या मिल रहा है, रादर देन जस्ट द ब्रांड दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट और द मनी दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट. पर एक और की चीज़ यहाँ ये मैं कहना चाहूँगा, ये जो भी हमने लिस्ट आउट करे, ये जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ आपके सैलरी प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप कितने अच्छे से काम करोगे, दैट्स हाउ मच यू विल गेट पेड. हाँ, और दूसरी बात यह है कि शायद एंट्री में आपको उतना पैसा ना मिले. और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं इस आइडिया से कि ओके TCS में मुझे 30,000 पर मंथ या 35,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है, स्टार्टअप में मुझे 25,000 मिल रही है. बट मैं आपको गारंटी दे के ये बता सकता हूँ कि अगर आपने TCS में अच्छा किया 1 साल के लिए तो आपकी सैलरी 35,000 से 40,000 हो जाएगी. स्टार्टअप में अगर आपने अच्छा किया तो वो 25 की 50,000 हो सकती है. क्योंकि उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फॉर ग्रोथ स्टार्टअप्स में और स्मॉलर सेटअप्स में, नॉट ओनली स्टार्टअप्स. आई मीन अगर आप 5,000 रुपए के डिफरेंस के लिए एक ट्रेडिशनल जॉब चुन रहे हो, लेट्स मल्टीप्लाई दैट ओवर 1 year. मतलब साल में आप 60,000 ज़्यादा कमा रहे हो. फॉर दैट 60,000 एक्स्ट्रा यू आर सैक्रिफाइसिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. एब्सोल्युटली. 60,000 सुनने में स्पेशली फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट बहुत लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ओवर अ 10-year पीरियड आई थिंक पीपल विल रिग्रेट दैट डिसीजन. और रिसेंटली मैंने ना लिंक्डइन पे भी ये लिखा था, मैंने बोला था कि फॉर द फर्स्ट 5 years यू शुड बी अंडरपेड. और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि अरे व्हाई शुड आई बी अंडरपेड, बट उसका इसेंस जो था वो अलग था. सो दैट इन द लॉन्ग टर्म यू आर ओवरपेड. एग्जैक्टली. एंड ये था कि व्हेन यू आर अंडरपेड तब क्या होता है कि आपको चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा दिए जाते हैं. सो यू गेट टू फेल मोर नंबर ऑफ टाइम्स, यू गेट टू ट्राई मोर थिंग्स. आपको कोई अकाउंटेबल इतना नहीं रखने वाला कि अरे मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप फेल नहीं हो सकते हो. आपको मैं 20,000 रुपए दे रहा हूँ, आप ट्राई करो, आप फेल हो जाओ, इट्स फाइन. तो आपको ज़्यादा चीज़ें ट्राई करने का मौका मिलता है, नंबर 1. नंबर 2, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना अक्रॉस जॉब्स, वो ज़्यादा होती है. जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस जॉब्स जो है वो कम हो जाती है. क्योंकि बियॉन्ड अ सर्टन सैलरी आप कई सारे जॉब्स के लिए अनहायरेबल हो जाते हो. बट द ओनली वे, वाह दैट्स क्रेजी. दैट्स वेरी ट्रू ना, कि अगर आप अगर 1 लाख के सैलरी वाले हो गए तो आप सडनली 30,000 70,000 पे बहुत अच्छी नौकरी हो सकती है जो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग दे और लाइफ लॉन्ग ग्रोथ दे, बट यू आर नाउ अनहायरेबल फॉर इट बिकॉज ऑफ ऑन सम लेवल योर ओन लाइफस्टाइल एंड ईगो and to be honest, you know, people, once you've reached that salary of 1 lakh, people don't want to hire you at a 70,000 because उनको पता है कि आपका मोटिवेशन लेवल्स गिर जाएगा. प्लस दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन स्टेडी सैलरी होती है because you get, and also you get used to that life, right? So that's why मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि work in environments where you're tested a lot, where you're allowed to fail a lot, where you're allowed to really experience what business building or customers or sales or product building is like, right? And don't worry too much about salary. Once you've built the skills, you can monetize your skills. Enough money to be made.
अभी बैक टू द ट्रेडिशनल पाथ, जो मेरे ख्याल से गलती है आज के ज़माने में. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ जनरली गोइंग फॉर अ हायर एजुकेशन इन टुडेज एनवायरनमेंट. ये मेरा बायस्ड ओपिनियन है. डेफिनेटली मैंने खुद हायर एजुकेशन नहीं की है. मेरी पूरी टीम में भी मोस्टली किसी ने भी नहीं किया. एंड वी आर अ ग्रोथ ओरिएंटेड टीम, एवरीवन इज ग्रोइंग. ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है फ्रॉम माई एंड, बट आई जेन्युइनली फील that not in all cases but in many cases doing a traditional MBA cages you a bit in terms of long term career. आप पूरे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को एक लेंस से देखने लगते हो ऑफ MBA. The stuff you've learned in college that becomes your reality. क्योंकि अक्सर जो ट्रेडिशनल MBA colleges हैं which are reputed, you get placed into a multinational company. उस multinational company का भी एक company culture रहता है. And you are trying to be a very good employee for them, but because of that you're not able to understand a lot of other professional environments out there. Agree, disagree? So I would say that I again slightly disagree there, and मुझे ऐसा लगता है कि this is a function of how education is being imparted in these business schools. I'll give you an example of an experiment that we did at MESA. या फिर एक एग्जाम्पल आपको मैं केलॉग से भी दे सकता हूँ. श्योर. राइट. अगर मैं केलॉग के एजुकेशन या फिर MBA को इंडियन बिजनेस स्कूल्स के साथ कंपेयर करूँ तो देयर इज वन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. आप यहाँ IIM की बात भी कर रहे हो. आई थिंक IIMs भी इंक्लूडेड है इसमें. सी IIMs बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देती है विच इज़ ब्रांड. तो आई विल नेवर टेक दैट अवे कि वो लोग ब्रांड देते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन आई थिंक एवरीवन कैन इम्प्रूव. तो अगर मैं IIMs या फिर कोई भी बड़े बिजनेस स्कूल्स या फिर नॉर्मल बिजनेस स्कूल्स को कंपेयर करूँ केलॉग के साथ, एक मेजर डिफरेंस है. आई थिंक हम लोग जो एजुकेशन सोचते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि देयर इज अ लॉट मोर स्पून फीडिंग. सो फॉर एग्जांपल, जैसे आप स्ट्रैटेजी में एक फ्रेमवर्क सीख रहे हो, आप इंडियन बिजनेस स्कूल में जब सीख रहे हो स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क, तो वो आपको एक प्रोफेसर जो है वो क्लास में खड़ा रह के बताता है या बताती है कि देखो ये 5 पोर्टर्स फोर्सेस है, पेप्सी और कोका कोला ने ऐसे 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 ये 5 पोर्टर फोर्सेस यूज़ करके उनके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किए. क्या आपको समझ में आया? एवरीवन सेज ओके, दे गो बैक, दे स्टडी, फिर एग्जाम्स होते हैं और फिर उनको बोला जाता है कि इसको अप्लाई करो कहीं पे, तो वो उसको अप्लाई कर देते हैं. अब इन लोगों से जब आप जाके बात करोगे और बोलोगे कि से यू हायर देम एट द रणवीर शो एंड यू थ्रो अ प्रॉब्लम एट देम, वो लोग फ्रेमवर्क्स के हिसाब से सोचना चालू कर देते हैं कि ओके मैंने MBA में 18 फ्रेमवर्क लर्न किए, अब ये जो TRS का प्रॉब्लम है ये कौन से फ्रेमवर्क्स यूज़ करके मैं सॉल्व करूँ, और वो केज हो जाते हैं. अब इसको ब्रेक कैसे करें? एंड वी हैव डन वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशंस ऑफ दिस एट MESA, बट मैं केलॉग का एग्जाम्पल दूंगा बिकॉज एवरीवन सबको केलॉग पता है. केलॉग में कैसे होता है कि देयर इज अ केस स्टडी मेथोडोलॉजी दैट इज यूज्ड. तो सेम फ्रेमवर्क जो है वो मुझे क्लास में सिखाया जा रहा है, बट वो मुझे सिखाया नहीं गया है. मुझे एक केस दिया गया है कोका कोला और पेप्सी का, और प्रोफेसर ने हम लोग को बताया कि आप ये केस पढ़ के आओ, हम लोग क्लास में आधे जन जो है वो कोका कोला रहेंगे और आधे जन जो है वो पेप्सी रहेंगे, और हम लोग लड़ेंगे, हम लोग डिबेट करेंगे कि हु शुड विन दिस वॉर एंड हाउ. और जो प्रोफेसर्स जो है वो बहुत सारे, एंड एवरीवन कम्स टू प्रिपेयर्ड टू क्लास, सो सब लोग जो है वो 2-2, 3-3 घंटा इस केस स्टडी को पढ़ रहे हैं, अपने थॉट्स गैदर कर रहे हैं. कोई फ्रेमवर्क नहीं दिया गया है हम लोग को, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग वी आर फेलिंग, हम लोग वॉल्स पे जाके टकरा रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें इसको. बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग समझने को. बट उससे क्या होता है कि मेरा एक्सटेंट ऑफ थॉट जो है वो काफ़ी बियॉन्ड बाउंड्रीज गया है, कोई बाउंड्री नहीं है इसमें. अब क्या हो जाता है जब क्लास में डिस्कशन चालू हो जाता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि पेप्सी ने ये करना चाहिए, तो रणवीर बोलता है पेप्सी ने ये नहीं ये करना चाहिए. अब ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, तो मैं रणवीर को बोलता हूँ रणवीर आई डिसएग्री विथ यू, और एक अच्छा डिबेट होता है विच पुशेस मी बियॉन्ड व्हाट आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट. करेक्ट. एंड में जाके क्या हो जाता है कि प्रोफेसर जो है वो सब डिबेट्स को गैदर करता है, और गैदर करने के बाद वो फिर फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करता है, और वो बोलता है कि ये जो 5 पोर्टर्स फोर्सेस है कुड हैव बीन वन वे via which you could have solved this problem. ये solution नहीं है, but ये एक तरीका हो सकता था जिसके द्वारा आप ऐसे सोच के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. अब ये फंडामेंटली अलग है तरीका सिखाने का, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि आई अलाउड माई सेल्फ टू फेल, आई अलाउड माई सेल्फ टू टिंकर, आई अलाउड माई सेल्फ टू गो आउट देयर, और अलग अलग चीज़ों के बारे में मैंने सोच के फिर मैं क्लास में आया और फिर मुझे एक फ्रेमवर्क दिया गया. तो अगले टाइम जब मुझे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, से अगर द रणवीर शो में मैं काम कर रहा हूँ और आपने मेरे को अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया
I will not be bound by that framework. I'll know that framework exists and I can probably use it in my process to solve that problem. But मैं उससे बाउंड नहीं हूँगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कैसे सिखा रहे हो ये बहुत मैटर करता है. क्या कभी आपने अपने किसी दोस्त से बात करी है जिन्होंने IIM से ग्रेजुएट किया अबाउट द MBA? क्या कभी उनसे ये पूछा है कि व्हाट चेंज्ड इन यू आफ्टर द IIM ग्रेजुएशन? ये एक सवाल. दूसरा सवाल यह कि क्या आपने कभी इंटरनली खुद के आईवी लीग इंटरनेशनल MBA डिग्री को उस IIM की MBA डिग्री से कंपेयर किया? तो पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि आप अगर करंट एजुकेशन सिस्टम में कोई भी IIM ग्रेड से अगर जाके बात करोगे और उनको ये अगर सिंपल सवाल पूछोगे कि जो आपने IIM के दौरान पढ़ा क्या आपने यूटिलाइज किया, तो उनका आंसर होगा मैक्सिमम 15 to 20% मैंने यूटिलाइज किया. उसके बियॉन्ड नहीं. मोस्ट पीपल विल ऑल्सो से कि कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया मैंने. तो जो पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री में काम आता है वो बहुत अलग चीज़ है. And this is something that will echo across anyone who is graduating from an IIM Ahmedabad, Bangalore. What they will though say is that I would still go to an IIM Ahmedabad even after knowing this. Why? Because I got the brand. उस जो स्टैम्प मिलता है स्टैम्प उसका वैल्यू पता चल जाता है. पीयर ग्रुप मिल गया of really really smart people who have cracked the cat, right? मुझे एलुमनाई स्टेटस मिल गया, मुझे एक्सपोजर मिल गया क्योंकि IIM अहमदाबाद में कहीं जाने माने लोग आके बात करते हैं, तो मुझे वो एक एक्सपोजर मिल गया. बट क्या मुझे वो स्किल्स मिले? नहीं मिले. बट मुझे क्या मिला? मुझे बहुत सारे मौके मिले. क्योंकि क्या है कि अगर आप IIM अहमदाबाद से हो तो द नंबर ऑफ चांसेस दैट आर गिवन टू यू टू फेल आर मच मोर इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड. बिकॉज सब लोग आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे ना कि ओके दिस पर्सन हैज फेल्ड बट ये जो पर्सन है ये IIM अहमदाबाद से है, लेट्स गिव दिस पर्सन वन मोर चांस. फ्रॉम एन एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ फाउंडर्स पर्सपेक्टिव, बेसिकली यहाँ फिल्ट्रेशन हो रही है लोगों की. एंड जो IIM ABC से निकल के आता है, यू नो दैट एक घिसाई ओरिएंटेड पेडिग्री है, ये हार्ड वर्किंग ऑब्वियसली है, ये सिस्टम ओरिएंटेड ऑब्वियसली है, स्मार्ट भी है, स्मार्ट है. So they would be a great member of my organization. Yeah, and I might need to train them again. I might need to give them certain experiences to get them ready, but they'll become ready. Some amount of readiness is already there. And some amount is there, or coachability is there, rigor is there, basic smarts are there, aptitude is there. तो फिर मैं उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देके एक लेवल पे लाके फिर उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिव बना सकता हूँ. Okay, अगर आपके पास मान लो 10 करोड़ होते हैं अब, and for a particular role you had a choice between hiring one sibling who has gone to IIMA and another sibling who has gone to Harvard Business School, और दोनों की लाइफ, दोनों के privileges सेम ही रहे, who would you hire? I think see, number one, अगर वो IIM अहमदाबाद से है या फिर Harvard Business School से है, I will admit that मैं उनको दोनों को इंटरव्यू तो करूँगा. Right? Now the question is, what is it that I am looking to understand beyond this? मुझे ये जानना है कि उन्होंने बिजनेस स्कूल के बाद क्या किया, और मेरा जो पूरा डिसीजन है ना वो IIM अहमदाबाद या फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बेसिस पे नहीं होगा, वो इस बेसिस पे होगा कि उन्होंने उसके बाद क्या किया. Okay. Were they able to prove themselves or not? Right? Were they able to do really deep work, or was it superficial in nature? Were they taking risks? Were they taking real decisions? उनके रेफ चेक्स क्या निकल के आ रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने काम किया है वो उनके बारे में क्या बोल रहे हैं. ये मच मोर मैटर करेगा रादर देन IIM अहमदाबाद और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. सो जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको एक टॉप डिग्री मिलती है तो वो सिर्फ फिल्ट्रेशन पे काम आती है. वो आपको दरवाज़ा खोल के देगी, बट वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. वेदर यू आर फ्रॉम IIM अहमदाबाद और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इज जस्ट दैट डोर ओपनर. उसके बियॉन्ड जो है वो आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि आर यू वैल्यूएबल. ऑल इन ऑल आप ये कह रहे हो कि अगर आपको IIM में एडमिशन मिली तो करियर के लिए एक छापा मिल जाता है कि लॉन्ग टर्म पीपल विल रिस्पेक्ट यू, और जॉब अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज गिवन आफ्टर फेलियर वो ज्यादा बढ़ जाते हैं. करेक्ट. जिंदगी भर के लिए. यस. एक सेफ्टी नेट, बहुत तगड़ी सेफ्टी नेट मिल जाती है आपको करियर के लिए. करेक्ट. एंड पैरेलली अगर आपने एक आईवी लीग कॉलेज में एडमिशन ली तो लॉन्ग टर्म में आई फील ग्लोबली यही नैरेटिव हो जाता है. सिमिलर नैरेटिव. सो इफ यू गेट इनटू दीज बिजनेस स्कूल्स, यू शुड गो टू दीज बिजनेस स्कूल्स इज व्हाट आई एम सेइंग. बिकॉज आपको जिंदगी भर एक स्टेज मिल जाता है जी टू प्रूव योरसेल्फ. ओके, बहुत प्रैक्टिकल इनपुट है.
इफ यू गेट एडमिशन ग्रेट फॉर यू, बट ये 0.1% लोगों के लिए सच है, क्योंकि यहाँ एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है. You have to go through a lot of tests. It's very time consuming. Now we'll switch the game. जो हमने इसके पहले बात करी कि ये आपके 4 pathways होने चाहिए founders office वगैरह. Let's talk about 99.9% of people, which is most viewers watching this and their parents. ठीक है, एक बेसिक सा सवाल है. बहुत सारे लोगों को स्टार्टअप स्टार्ट करनी है. ओके, ये एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच टू करियर हो चुका है आज के ज़माने में, शार्क टैंक के ज़माने में. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है. इट्स नॉट फॉर एवरीवन. इट्स प्रॉब्ली अगेन फॉर 0.1%. करेक्ट, ठीक है. और बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ ट्रेड ऑफ्स होते हैं, बहुत फिजिकल हेल्थ ट्रेड ऑफ्स होते हैं, एंड इट्स रियली नॉट फॉर एवरीवन, विच इज़ वाई मोस्ट स्टार्टअप्स फेल. ठीक है, आई अगेन फील इट्स ओनली फॉर 0.1% पीपल. इन सेइंग दैट, अगर किसी को ऐसा लगता है अंदर ही अंदर कि नहीं मेरे से ये हो जाएगा, I'll be able to do it, I'll be able to start startups, तो फिर MBA करना, IIM में एडमिशन लेना, Ivy League को टारगेट करना, is that the practical pathway? See again, मैं वही बोलूँगा कि आपको अगर लाइफ में कुछ भी करना है, अगर आपको टॉप बिजनेस स्कूल्स में मिल गया एडमिशन, तो आपने लेना चाहिए. वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे हेल्प करेगा कि इट विल हेल्प यू कन्विंस योर VCs दैट यू आर अ स्मार्ट पर्सन, राइट. इट विल हेल्प यू, शायद VCs, उस VC में आपके बिजनेस स्कूल का कोई एलुमनाई हो तो आपको वो कनेक्ट्स मिल सकते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है. बट ये सेम क्वेश्चन अगर मैं वो 99.9% लोगों के लिए एक्सटेंड करूँगा जो ये टॉप बिजनेस स्कूल्स में नहीं जा पाए, तो आंसर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये है कि क्या आपने एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करनी चाहिए, राइट. तो मैं ये बोलूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यूनिकॉर्न स्टार्ट करना हमेशा नहीं होता. इट कैन बी बाय यू स्टार्टिंग अ वेरी स्मॉल बिजनेस ऑल्सो. इट कुड ऑल्सो बी जहाँ पे आप एक दूसरे कंपनी में काम कर रहे हो, बट आपको इतनी ऑटोनॉमी मिल गई है, आपको इतना फ्रीडम मिल गया है कि यू फील लाइक एन एंटरप्रेन्योर. आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट बाय यू डूइंग समथिंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ माइंडसेट. वो माइंडसेट शिफ्ट है. वो माइंडसेट ऐसा शिफ्ट है जहाँ पे आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाओ, उसके लिए सोल्यूशन बना पाओ, सही कस्टमर्स को उसको बेच पाओ और उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाओ. ये 4 या 5 स्टेप्स से जो है वो आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो. So it's not just being a tech startup founder. Correct. आप ये कह रहे हो कि अगर आपने एक छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया जो प्रॉफिटेबल है, that is entrepreneurship. Yes. अगर आप स्टार्टअप एनवायरनमेंट में काम करके वैल्यू ऐड कर रहे हो, that is also entrepreneurship. Running your father's business is also entrepreneurship. Got it. Right? Or building your own enterprise, which may not be this fast growing tech startup, but might be a real estate, brokerage business. ये भी entrepreneurship है. I feel 2 things. One, ये जो भी आपने अब कहा, ये जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, ये लॉन्ग टर्म में सबसे हाईली पेड जॉब प्रोफाइल्स बन सकते हैं, बिकॉज अ लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ फार यू वांट टू स्ट्रेच द गेम. सेकेंडली, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइप के जॉब प्रोफाइल को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कुछ कुछ स्किल्स होते हैं, स्पेशली फ्रॉम अ 2025 एंड बियॉन्ड पर्सपेक्टिव. यानी कि अब हम एक्चुअली 2030s के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं. करेक्ट. लेट्स ओपन अप दिस चैप्टर, क्योंकि यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट पेड जॉब प्रोस्पेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड. एक जमाने में, आई थिंक एक्चुअली इट स्टिल हैपेंस, न्यूज़पेपर्स में ना वो प्रिंट किया जाता था कि IIT grad bags 1 crore package, या IIM grad bags 2 crore package. I don't see as many headlines like that nowadays. There are headlines, but not as many as there were when we were younger. I feel कि ये जो 1 crore 2 crore के पैकेजेस हैं, आप खुद अब जनरेट कर सकते हो ये वाले स्किल सेट्स के साथ, by being an entrepreneur, by being in a startup environment and being a useful part of it. Correct. 100%. I agree. इस चैप्टर को ब्रेक डाउन करें. Let's do it. Now we are talking about modern day career oriented skills, जो unfortunately, and ये मैं पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देकर कह रहा हूँ, ये आप अपने पेरेंट्स से नहीं सीख पाओगे, अपने रिलेटिव से नहीं सीख पाओगे. जो आपके कॉलोनी में भैया दीदी हैं या जो पॉडकास्ट के भैया दीदी हैं, उनसे सीख लोगे. भैया बताओ मॉडर्न डे स्किल्स. तो आई थिंक 1 by 1 जाते हैं. आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट 5 स्किल्स. आज हम 5 स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो मेरे हिसाब से आर एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड विल बी नेसेसरी. आप अगर 2030 में AI के साथ काम कर रहे हो, खुद का कुछ कर रहे हो, या फिर इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप पोजीशंस में काम कर रहे हो. फर्स्ट स्किल जो मैं बोलना चाहूँगा, जो मेरे हिसाब से करेंटली हायर एजुकेशन में नहीं सिखाई जाती, या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत हद तक नहीं
सिखाई जाती है इज़ ऑल्सो द स्किल बाय द वे जो इलॉन मस्क ने बोली है कि सबको आनी चाहिए। अगर इलॉन मस्क को ये सवाल पूछा गया था कि अगर एक स्किल आप सबको पढ़ा पाओ तो वो क्या स्किल है, तो उन्होंने ये बताई। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। अब ये क्या है कि इसको डिफाइन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इलॉन मस्क ने अभी स्पेसएक्स चालू किया। सबको पता होगा कि उनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने दुनिया के लिए की है कि उन्होंने ये किया है कि पहले जो है वो स्पेस में हम लोग रॉकेट्स लॉन्च करते थे, वो सब रॉकेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। स्पेसएक्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च की कि रॉकेट्स जाते हैं बट वापस भी आ जाते हैं। अब इसके बारे में इलॉन मस्क ने कैसे सोचा और फर्स्ट प्रिंसिपल्स कैसे यूज़ किया। तो अगर आप रॉकेट्स को देखोगे तो हर रॉकेट लॉन्च को $100 मिलियन लगता है, ठीक है। उस $100 मिलियन में 70% कॉस्ट जो है वो आपका रॉकेट का कॉस्ट है। तो इलॉन मस्क ने ये सोचा कि अगर मुझे एक लॉन्च का खर्चा कम करना है तो मुझे ये 70% पे टारगेट करना पड़ेगा। उस 70% को उन्होंने और ब्रेक डाउन किया और उनको ये समझ में आया कि ऑर्बिट जो रॉ मटेरियल लगता है आपको रॉकेट बनाने के लिए वो सिर्फ 2% कॉस्ट है। ये 70% का 2% कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल कि जो भी आप बूस्टर लगा रहे हो, ये भी डाल रहे हो, फ्यूल डाल रहे हो, ये सब कुछ जो है वो 2% के अंदर आता है। और उनको ये समझ में आया कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो लेबर में लगता है, वो इंटेलेक्ट में लगता है, वो टेक्नोलॉजी में लगता है, वो एक्चुअल लॉन्च प्रोसीजर में लगता है। सो जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने ये बोला कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो रॉकेट लॉन्च में इसलिए लगता है क्योंकि जब वो रॉकेट लॉन्च हो जाता है स्पेस में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर उसी रॉकेट को जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है अगर हम लोग अर्थ पे लेके आ पाए वापस तो खर्चा जो है लॉन्च का वो ऑलमोस्ट 1/3 हो जाएगा, राइट। सो व्हेन ही वाज थिंकिंग, जब वो सोच रहे थे इस प्रॉब्लम के बारे में, तो उनका थॉट कैसे चालू हुआ? उनका थॉट ऐसे चालू हुआ कि प्रॉब्लम क्या है कि मुझे स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है। ओके, तो उन्होंने पूछा ठीक है मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं कर सकता हूँ? इसका आंसर ये आया कि रॉकेट लॉन्चेस बहुत एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने पूछा ओके इसलिए मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने पूछा कि फिर रॉकेट लॉन्चेस एक्सपेंसिव क्यों है? तो जिसका आंसर जो है वो ये आया कि एक रॉकेट लॉन्च जो है उसमें 100 मिलियन स्पेंड होता है। तो उन्होंने पूछा 100 मिलियन स्पेंड क्यों होता है? तब उनको जाके समझ में आया कि ऑलमोस्ट 50 to 60 मिलियन इसलिए स्पेंड होता है क्योंकि वो रॉकेट डिस्ट्रॉय होता है। तो उनका सोल्यूशन ये आया कि क्या हम लोग रॉकेट को बिना डिस्ट्रॉय किए उसको अर्थ पे लैंड कर सकते हैं। अब क्या है कि ये किसी ने भी नहीं सोचा था, ना नासा ने सोचा था इसके बारे में, बिकॉज दे हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड दैट रॉकेट टू डिस्ट्रॉय होगा ही। बट व्हेन इलॉन मस्क थॉट अबाउट दिस फर्स्ट प्रिंसिपल्स, उनको ये समझ में आया सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो ये था कि रॉकेट डिस्ट्रॉय होता है। सो कैन आई स्पेंड अबाउट $1 billion ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? एंड ही सॉल्व्ड इट। नाउ दैट एवरी सिंगल लॉन्च में उनका अगर 50-60 मिलियन डॉलर जो है वो सेव हो जाता है तो 20 रॉकेट लॉन्चेस में ही विल गेट बैक द मनी विच इज द $1 billion दैट ही हैज स्पेंट। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग है। आपको ये समझना आना चाहिए कि जो आप सोल्यूशन बना रहे हो उसका अल्टीमेट कोर प्रॉब्लम क्या है, और अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप बहुत अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस बना सकते हो। और इसे थियोरेटिकली आप सीख सकते हो, पर इसे एक्चुअली सीखने को यू नीड टू बी अराउंड फाउंडर्स। एग्जैक्टली, यू नीड टू बी अराउंड पीपल जो नई नई चीज़ें बना रहे हैं फॉर एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस, क्योंकि वहाँ पे जाके आपका दिमाग जो है वो खुल जाता है। आपको ये समझ में आता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने बहुत एक केज्ड एनवायरनमेंट में सोचा था, अब इसको खुल के सोचते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। और वहाँ पे जो है ना ये एक मेंटालिटी बिल्ड होना चालू हो जाती है कि लेट्स क्वेश्चन समथिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फिर से फाउंडर पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा यार, व्हेन वी थिंक अबाउट प्रमोशंस और गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक मेन स्किल है कि विच टीम मेंबर इज solving my life the most, who is making the life of the teammates easier. Correct. और actually one layer deep यही है, yeah. कि किसी प्रॉब्लम को देख के ये नहीं सोचना कि यार नहीं दिस इज अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को देख के ये सोचना कि यहाँ ना घुस के समझ के मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। करेक्ट। एंड आई एम जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर, माई प्रॉब्लम्स आर शॉर्ट कंटेंट रिलेटेड, कि शॉर्ट कंटेंट पे कैसे व्यूज आ सकते हैं, शूट में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे आ सकती है, बैक एंड में हाउ कैन वी बी मोर प्रॉफिटेबल। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, स्विगी देता हूँ आपको। स्विगी आपको पता है फूड डिलीवरी ऐप। तो जब फूड डिलीवरी का बिजनेस चालू हुआ तो कैसे चलता था वो बिजनेस कि
ऐप होती थी, आप ऐप पे क्लिक करो तो एक डिलीवरी बॉय होता था जो रेस्टोरेंट का होता था, जो आके डिलीवर करता था. जब श्रीहर्षा ने इस प्रॉब्लम को देखा और जब उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल सोचा और कस्टमर जर्नी के बारे में सोचा, तो उन्होंने बोला कि ओके, देयर इज अ पर्सन जो घर पे बैठे ऑर्डर कर रहा है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इट्स द प्रिडिक्टेबिलिटी कि ऑर्डर कब आएगा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है. चॉइस, टेस्ट ऑफ फूड, ये इंपॉर्टेंट है, बट प्रिडिक्टेबिलिटी कि वो खाना कब आएगा और क्या वो टाइम पे आएगा, ये सबसे बड़ा इशू है. तो श्रीहर्षा ने ये बोला कि स्विगी जब मैं बिल्ड करूंगा, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा. तो स्विगी वॉज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ये बोला कि डिलीवरी जो है ना, वो हम लोग ओन करेंगे. हमारे खुद के राइडर्स होंगे, वो रेस्टोरेंट के राइडर्स नहीं होंगे. क्योंकि उन्होंने दूसरे ऐप्स पे देखा था कि अगर आप ऑर्डर दो रेस्टोरेंट को, तो रेस्टोरेंट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम. वो 40 मिनट, 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटा, आपका लंच हो गया, उसके बाद खाना आ रहा है. तो स्विगी सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई दे ग्रू. नाउ दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ थिंकिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग द कोर प्रॉब्लम एंड देन ट्राइंग डिफरेंट सोल्यूशंस टू सॉल्व व्हाट द कोर प्रॉब्लम इज. ये स्किल आज के यूथ को बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एट द रेट एट विच AI इज ग्रोइंग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेट होने वाली है. बट फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग ऑटोमेट करने को काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा. सो इफ़ यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ, आपको ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग जो है वो क्रिएट करना होगा. यहाँ ना ऑनेस्टली मैं 2 यूट्यूबर्स के रिकमेंडेशंस देना चाहूँगा. आई फील कि इनके वीडियोस देखकर आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग काफ़ी हद तक सीख सकते हो. थिंक स्कूल और ध्रुव राठी, ये हर कोई देखता है एनीवे, बट थिंक स्कूल देख कर आप फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग सीख सकते हो कुछ हद तक. एंड ध्रुव राठी किस अप्रोच के साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं, वहाँ भी आप सीख सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल. करेक्ट. सो वॉच ऑल ऑफ द वीडियोस ट्वाइस. फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच इट एज अ कंज्यूमर. जानो कि अच्छा ओके, दिस इज हाउ दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या दिस इज हाउ दे एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. सेकेंड टाइम उस यूट्यूबर के पर्सपेक्टिव को जांचो कि ये इंसान ने इस स्क्रिप्ट को लिखने से पहले क्या सोचा होगा. करेक्ट. वो सवाल दिमाग में रखकर वीडियो को देखो, थोड़ा बहुत सीख लोगे घर पे फर्स्ट प्रिंसिपल. करेक्ट. और दूसरा ना, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपने क्या एक्सरसाइजेस करने चाहिए घर पे. आप कोई भी स्टार्टअप को लीजिए जो आपको पसंद है और आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ कि अगर मुझे इस स्टार्टअप के साथ compete करना है विदाउट बिल्डिंग द सेम सोल्यूशन बट सम अदर सोल्यूशन, तो वो क्या हो सकता है. जस्ट गो वाइल्ड विथ योर थिंकिंग. कि स्विगी के बदले में हम लोग ऐसे करेंगे कि एक ड्रोन होगा, वो ड्रोन के अंदर ही अपने आप ऑटोमेटिक खाना बनेगा और वो डिलीवर कर देगा. अब ये बेवकूफ़ी वाला कभी कभी आइडिया हो सकता है, बट यू आर थिंकिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स. यू आर थिंकिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स बिकॉज यू नो दैट Swiggy is not just food delivery, it's solving a problem for the customer, and if we can solve that problem some other way, तो हम लोग भी स्विगी को बीट कर सकते हैं, किसी और को बीट कर सकते हैं. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. वैसे कुछ साल में ड्रोन बेस्ड डिलीवरी अभी कॉमन चीज होने वाली हो जाने वाली है. सो देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर डिसरप्शन. हो सकता है, मतलब इमेजिन दिस सिचुएशन 20 years डाउन द लाइन, जहाँ पे आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो और हवा में ड्रोन्स है जहाँ पे उनके पास कुकिंग की टेक्नोलॉजी है. तो जो भी आपको चाहिए, पिज़्ज़ा जो भी है, वो ड्रोन में खाना बन रहा है जैसे वो डिलीवर हो रहा है. आई डोंट नो, आई मीन इट साउंड्स रिडिकुलस बट it's possible, right? And we should not neglect such ideas and not laugh about these ideas. Okay. Because it could happen like today chat GPT जैसी कोई चीज़ आई है जहाँ पे हम लोग पूरी किताब लिख सकते हैं. ये पहले पॉसिबल नहीं था, बट अभी वो स्टेप चेंज आ गया है दुनिया में. अभी स्किल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं. ओके, मेरे हिसाब से स्किल नंबर 2 वुड बी कम्युनिकेशन. एंड इसमें मैं ये बोलूँगा कि कम्युनिकेशन रन्स वेरी डीप. इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको भाषा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए. आई थिंक वो एक एडेड बेनिफिट है. अगर आप वो स्किल डेवलप कर पाए तो बहुत अच्छी चीज़ है. बट कम्युनिकेशन को मैं ब्रेक डाउन करूँगा आई थिंक 3 अलग अलग हिस्सों में. मैं उसको बोलूँगा ओरल कम्युनिकेशन, कि आप लोगों से बात कैसे करते हो, रिटन कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटिंग वट एवर इट इज़ दैट यू आर डूइंग, सेकेंड, और थर्ड मैं बोलूँगा स्टोरी टेलिंग. राइट, आई थिंक ये 3 चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है टुडेज़ वर्ल्ड में. आप अगर अभी करंटली जब मैं हायर करता हूँ फाउंडर्स ऑफिस में, तो नंबर 1 थिंग दैट आई लुक फॉर इज़ कम्युनिकेशन. बिकॉज यू हैव टू बी एबल टू tell your ideas, your opinions and thoughts to people in a manner in which they understand it. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है.
कई बार लोगों के पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं बट वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो दूसरे लोगों को वो आइडियाज़ कन्वे नहीं कर पाते। कन्वे अगर कर भी लेते हैं तो ऐसे करते हैं कि वो सामने वाला पर्सन उसको समझ नहीं सकता है। तो ये आइडियाज़ कन्वे किए बिना आप कुछ भी बड़ा नहीं बना सकते हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो आपके करियर में। कम्युनिकेशन को लेकर आपने 3 अलग कैटेगरीज को हाईलाइट किए हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग। एक बहुत प्रैक्टिकल हैक है जो मैंने यूज़ किया है मेरे करियर में, विच इज़ यूजिंग ट्विटर या एक्स। आई लव इंस्टाग्राम, बट इंस्टाग्राम खोलने के बदले ना रेगुलरली ट्विटर या एक्स खोलो। डेफिनेटली एक नेगेटिव जगह भी है, बहुत सारे गुस्से वाले लोग हैं ट्विटर और एक्स पर, बट इफ़ यू फॉलो द राइट अकाउंट्स एंड इफ यू अनफॉलो द रॉन्ग अकाउंट्स रेगुलरली, यानी नए अच्छे अकाउंट्स को फॉलो करो और पुराने बोरिंग अकाउंट्स को झट से अनफॉलो कर दो, ओवर द कोर्स ऑफ 2-3 years ऑफ यूजिंग इट, ये तीनों स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। करेक्ट। एक और प्रैक्टिकल हैक है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी फास्ट, लेजेंडरी पॉडकास्ट उठाइए, जो रोगन एक्सपीरियंस, लेक्स फ्रीडमैन, और वहाँ जाकर और उनकी लाइब्रेरीज में घुसकर मैक्सिमम व्यूज वाले एपिसोड्स ढूंढिए। चांसेस आर टॉप 10 मोस्ट व्यूड एपिसोड्स में से एटलीस्ट 7 or 8 विल बी एपिसोड्स जहां दोनों गेस्ट और होस्ट ने बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्प्ले किए। करेक्ट। तो फर्स्ट टाइम व्यू इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अब्जॉर्बिंग द कंटेंट, सेकंड टाइम व्यू इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अब्जॉर्बिंग द स्किल्स ऑफ द who's who ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट। Just practical at home hacks. नहीं, 100%. And I'll tell you one more thing that you could use is sell anything. Sell anything. So decide to sell lime water. आप कुछ भी बेचिए, उसमें आपका ओरल कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपने ये लेमन वाटर क्यों पीना चाहिए, क्योंकि बाहर धूप है, क्योंकि ये बेस्ट लेमन वाटर है दुनिया का। आपको वो ऑडियंस का प्रॉब्लम समझना पड़ता है कि देखो आप तो इतने दूर से चल के आए हो, आप डिहाइड्रेट हो सकते हो, ये लेमन वाटर पियो, राइट। तो ये जो एंटायर थिंकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ यू कैन डू सेल्स, नथिंग लाइक इट। ये जो थियरी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है ये आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। गो ऑन करिश्मा ऑन कमांड, इट्स अ वेरी गुड यूट्यूब चैनल। बट ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सप्लेन करते हैं। खुद को कोच करो एंड पुट योरसेल्फ इन पोजीशंस जहां आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करनी है। और सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस पोजीशंस में जाओगे ही नहीं तो आप खुद को टेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपने यूट्यूब वीडियो देख लिया तो आपको लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हो गए, बट आप अगर वो पोजीशन में नहीं हो जहाँ पे आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो आप वाकई में कभी समझ नहीं पाओगे कि वो वाकई में वैसा हुआ कि नहीं हुआ। सो द अदर थिंग इज कि पुट योर सेल्फ इन सिचुएशंस और वर्क इन अ प्लेस जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बार टेस्ट हो ऑन अ डेली बेसिस। कि शायद आपके जॉब में आपको डेली बेसिस पे इन द मॉर्निंग एक मीटिंग करना पड़ता है जहाँ पे आप खड़े हो सामने और कम्युनिकेट कर रहे हो पूरे टीम के साथ। अब आपको करना है वो है ऑन अ डेली बेसिस। आप 1 साल में कम्युनिकेशन सीख जाओगे। स्किल नंबर 3 and 4। सो 3 मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा सा वर्ड जो है वो काफ़ी बड़ा लग सकता है बट वो काफ़ी आसान है। इसको मैं बोलूँगा एजाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट या लॉन्च करना। अभी मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। एजाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ये मतलब है कि आपने एक बार आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, आपने क्विकली एक सोल्यूशन आपको लॉन्च करना आना चाहिए। जैसे आपने ये टर्म सुना रहेगा MVP, जिसको बोला जाता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो अगर आपको एक ये समझ में आ रहा है कि एक प्रॉब्लम है जो एक कस्टमर फेस कर रहा है, तो अगर आप पूरा प्रोडक्ट बनाने गए तो आपको 3 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे। द ब्यूटी ऑफ सॉफ्टवेयर और एनीथिंग दैट यू कैन डू टुडे इज आप तुरंत लॉन्च कर सकते हो। तो ये स्किल सीखना कि कैसे मैं मार्केट में एक सोल्यूशन लॉन्च करके क्विकली फीडबैक लेके उस फीडबैक पे आइटरेट करके कस्टमर के साथ मिल के एक प्रोडक्ट कैसे बना के उसको सक्सेसफुल बना सकता हूँ, ये आज के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल हो गया है। एक मिनट, इसे ज़्यादा समझने के लिए मैं स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। स्पोर्ट्स में एजिलिटी शब्द यूज़ होता है, मतलब आप कितनी तेज़ी से अपनी डायरेक्शन बदल सकते हो। जैसे फुटबॉल में अगर कोई ड्रिबल कर रहा है तो तुरंत ऐसे डायरेक्शन बदलना, या रविंद्र जडेजा की एजिलिटी बहुत अच्छी है बिकॉज ही कैन सडनली चेंज हिज डायरेक्शन, और ये किसी भी स्पोर्ट में बहुत ज़रूरी होता है। सहवाग के हाथों की एजिलिटी बहुत अच्छी थी। यही एजिलिटी की स्किल अभी आप एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो उसका ये मतलब है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, करेक्ट, उस हिसाब से तुरंत अपना गेम प्लान बदल देना। करेक्ट। और ये सुनने में आसान लगता है
बट एक्चुअली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर हम खुद के इमोशंस में बह जाकर या खुद के ईगो के साथ बह जाकर एजिलिटी को भूल जाते हैं। करेक्ट। तो आप ये कह रहे हो कि ये एजिलिटी ओरिएंटेड वर्क एक स्किल है जो हमें सीखनी चाहिए, और Correct. इस स्किल की वजह से आपको ज़्यादा अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। करेक्ट। और हाँ, एंड मैं वही बोलूँगा कि फीडबैक बेस्ड एजिलिटी, जो मार्केट चाह रहा है। क्या मार्केट चाह रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप कहीं पे भी कोई भी जॉब में काम कर रहे हो जो थोड़ा सा कस्टमर फेसिंग जॉब है, जहाँ पे आप रियल बिजनेस डिसीजन ले रहे हो, तो आपकी एंड ऑफ द डे पे सवाल क्या आता है कि मार्केट क्या चाह रहा है। वन लेवल डीपर, अगर आपने मार्केट को वो दिया जो मार्केट चाह रहा है, तो आपकी कंपनी ज़्यादा पैसे कमा सकती है। एग्जैक्टली, आप ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हो और फिर वो वैल्यू को कैप्चर कर सकते हो पैसे कमा के, राइट। अगले 10 साल में मेरे हिसाब से कई सारे टूल्स जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो एजेंटिक AI टाइप हो जाएंगे। एजेंटिक तो एक नया वर्ड है, मतलब जैसे अभी अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर देखें तो सॉफ्टवेयर 2 टाइप का हो गया है अभी। एक कैसा हो गया है, प्रोग्रामेटिक, इन द सेंस कि उसमें कुछ प्रोग्राम दिया गया है कि अगर एक इनपुट मिला तो ऐसा आउटपुट निकलना चाहिए। एजेंटिक AI जो है वो थोड़ा सा एक अलग है, जहाँ पे एक थिंकिंग पावर ऐड की गई है और रीजनिंग की पावर ऐड की गई। तो वो प्रोग्राम वैसा का वैसा लिखा नहीं होता है कि आप A कीजिए फिर B कीजिए फिर C कीजिए। जब आप इनपुट डालते हो तो जो AI है वो एक्चुअली उसके बारे में सोचता है, वो रीजनिंग करता है, वो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करता है, वो ब्रेक डाउन करने के बाद सही टूल्स यूज़ करके फिर आपको आंसर देता है। तो आगे जाके क्या होने वाला है कि अगर आप एक टीम को देखोगे तो वो टीम जो है वो लोग रहेंगे और एजेंट्स रहेंगे, AI के एजेंट्स रहेंगे। तो जब आप ऐसी इन्वायरमेंट में सोच रहे हो तो आपके पास बहुत रिसोर्सेज और टूल्स रहेंगे जिससे आप बहुत सोल्यूशंस लॉन्च कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये स्किल नहीं है कि कौन सा सोल्यूशन लॉन्च करके उसको कैसे टेस्ट करना चाहिए और मार्केट को कैसे लॉन्च करके वहाँ से फीडबैक लेना चाहिए, तो यू विल नॉट बी एबल टू आइटरेट ऑन व्हाट द राइट सोल्यूशन इज वेरी फास्ट। ओके, बेसिकली आप ये भी कह रहे हो कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, मार्केट के प्रेफरेंसेस बहुत ही तेज़ी से बदल रहे हैं। करेक्ट। तो यू हैव टू क्विकली अंडरस्टैंड कि आपके एंड कंज्यूमर को चाहिए क्या। करेक्ट। ये ना मैंने संजीव गोयनका सर से भी बात करी थी, जो 6th जनरेशन एंटरप्रेन्योर, उनकी भी ज़िंदगी में यही एक चैलेंज बन चुका है कि इंडिया इज चेंजिंग वेरी, इंडिया नहीं वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी रैपिडली। विनीता सिंह जो शार्क टैंक की जज रह चुकी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि उनकी कंपनी शुगर कॉस्मेटिक्स को सक्सेस मिला एजिलिटी की वजह से, कि झट से डायरेक्शन बदलना, झट से प्रोसेसेस बदलना। करेक्ट। बट ये हम कैसे सीखते हैं ये किसी को नहीं पता। आई थिंक अगेन ये मैं बोलूँगा कि ये 2 तरीके से आ सकता है। एक, आप कौन से अच्छे कंपनीज है जिन्होंने ये एजाइल मोड्स ऑफ प्रोसेसेस यूज किए हैं उनको स्टडी करना। जैसे एयरबीएनबी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो जब उनके ग्रोथ फेज में था, एयरबीएनबी यूएस की जो कंपनी है अभी $1 बिलियन कंपनी है, तो एवरी वीक वो लोग एक नया फीचर लॉन्च करते थे अपने वेबसाइट पे। उसको ट्रैक करते थे कि यूजर्स ने उसके साथ, उस फीचर के साथ कैसे इंटरैक्ट किया और उस पर डेटा कलेक्ट करते थे। तो आप एज अ केस स्टडी इसको पढ़ सकते हो। क्या ये पढ़ाया जाता है? नहीं। कुछ कुछ बिजनेस स्कूल जैसे मेसा में पढ़ाया जाता है, बट मोस्टली नहीं पढ़ाया जाता। तो ये केस स्टडीज आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद कुछ लॉन्च करो। आज के ज़माने में आप जेन AI के टूल्स बना सकते हो, आप माइक्रो SaaS प्रोडक्ट्स बना सकते हो, बट लॉन्च करके तो देखो। आप D2C प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आप एक वेबसाइट लॉन्च करो। वेबसाइट इज़ द ईजीएस्ट वे। आजकल वेबसाइट बनाना 2 दिन का काम हो गया है। आप कहीं सारे टूल्स पे जा सकते हो और वेबसाइट बना सकते हो। वो वेबसाइट्स पे देख सकते हो कि कस्टमर्स उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप वेबसाइट को चेंज कर सकते हो। आप कंटेंट बना सकते हो। कंटेंट भी तो कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब जस्ट अगर पर्सनल ब्रांड को ग्रो किया, खुद के पेज पर ज़्यादा नंबर्स लाए, ट्वीट्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, रील्स के थ्रू, आप शायद एजिलिटी थोड़ा बहुत सीख लोगे, क्योंकि आप पहला पोस्ट डालोगे उसमें कुछ नहीं आएगा, तो आप बोलोगे अच्छा इसमें से क्या चला क्या नहीं चला। जो चला उसको आप स्केल करोगे, दूसरा पोस्ट बनाओगे, तीसरा पोस्ट बनाओगे, चौथा वीडियो बनाओगे। तो इट्स एग्जैक्टली दैट। इट्स लर्निंग अबाउट द प्रेफरेंसेस ऑफ योर कस्टमर्स एंड चेंजिंग योर डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अगेन probably the most important skill, and the only way to learn it, like we discussed it right now, is exposure and practicality, कि आपको करके ही देखना पड़ेगा। इसलिए आपने कहा था कि फाउंडर्स ऑफिस में काम करो। Exactly. फाउंडर का काम ही यही होता है कि तुरंत शेपर्डिंग से डायरेक्शन बदल देना। और अभी जैसे मैं मेसा में काम कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फाउंडर्स ऑफिस है।
हर एक फाउंडर्स ऑफिस जो है वो एक एक्सपेरिमेंट रन कर रहा है, एंड आई डोंट केयर वेदर द एक्सपेरिमेंट फेल्स और सक्सीड्स, आई जस्ट वांट कि वो एक्सपेरिमेंट अच्छे से रन हो, कि उसका जो आंसर हम लोग को मिलना चाहिए वो सही आंसर हो और गलत आंसर ना हो. और ये फाउंडर्स ऑफिस का काम होता है, ट्राई करना, मार्केट में जाना, प्रोडक्ट लॉन्च करना, फीडबैक लेना. कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है ये. ओके, और चौथी स्किल मैं बोलूँगा डेटा. डेटा कहीं नहीं जा रहा. आई थिंक लोगों को जब हम लोग ये वर्ड बोलते हैं ना डेटा, तो लोग डर जाते हैं और उनको ऐसा लगता है डेटा एनालिसिस, एक्सेल. दैट्स नॉट नेसेसरली डेटा. डेटा के बहुत सारे अलग अलग पहलू है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट टुगेदर. अगर आप काम कर रहे हो एक कैफ़े में और मैंने आपको बोला कि इस कैफ़े का रेवेन्यू बढ़ाओ, राइट? आप पहली चीज़ क्या करोगे, आप कुछ डेटा जानना चाहोगे उस कैफ़े के बारे में. अब ये जानना कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे किस टाइप का डेटा लगेगा, ये फर्स्ट स्टेप है कि व्हाट इज़ द डेटा दैट यू रिक्वायर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो अगर मैं हूँ और एक कैफ़े के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पहले तो ये मैं पूछूंगा कि इस कैफ़े की ऑक्यूपेंसी कितनी है, क्या ये कैफ़े भरा हुआ रहता है. अगर उसका आंसर समझो 80% है, इसका मतलब क्या है कि कैफ़े तो भरा हुआ रहता है, मतलब प्रॉब्लम कितने लोग आ रहे हैं इससे प्रॉब्लम नहीं है. फिर मैं अगला सवाल क्या पूछूंगा कि इसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है. अगर समझ लो एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बहुत हाई है, तो मैं बोलूँगा चलो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है. फिर मैं ये पूछूंगा कि जो आपने मेरे को ऑक्यूपेंसी बताई है, क्या वो डे बाय डे या फिर आर इन द डे से चेंज होती है. तो शायद आपका आंसर ये हो सकता है, हाँ आप सही बोल रहे हो, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी जो है वो 90% होती है, आफ्टरनून जो 6 घंटे का समय है तभी 40% हो जाती है, और रात में वापस 90% हो जाती है. अब मुझे मौका मिलेगा. क्यों? क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इस कैफ़े का मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है तो मुझे आफ्टरनून में इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ानी पड़ेगी. तो इससे क्या हुआ कि जब मुझे एक प्रॉब्लम दिया गया था, मैंने ये सोचा कि मैं किस टाइप का डेटा निकालवा सकता हूँ रेस्टोरेंट ओनर या कैफ़े ओनर से, ताकि मैं एक सोल्यूशन बना पाऊँ. सो व्हाट इज़ द राइट डेटा दैट यू रिक्वायर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ अ वेरी एसेंशियल स्किल, जो आपको लगेगी जब आप एजेंट्स के साथ काम कर रहे हो, एआई के साथ काम कर रहे हो, आपको ये स्किल ज़रूर लगेगी. क्योंकि इस डेटा का आंसर शायद एआई दे सकता है, बट कौन सा डेटा चाहिए ये शायद एआई नहीं बता पाएगा. इसलिए जो एआई के एक्सपर्ट्स भी है वो भी ये कहते हैं कि द मोस्ट पोटेंट कॉम्बिनेशन गोइंग फॉरवर्ड विल बी ह्यूमन एंड एआई वर्किंग टुगेदर. करेक्ट. आई होप द राइट ऑडियंस फाइंड्स ऑल दीस थिंग्स. या इसलिए ये एपिसोड थोड़ा सा शार्पर, थोड़ा सा शॉर्टर, प्रैक्टिकल एपिसोड है. we're almost near the end of the episode. So to recap the 4 skills, first skill was first principles thinking. Second skill was communication. Third skill, product agility development, agility, agile product launches. Okay. Fourth skill, data. Understanding data, problem solving, breaking it down, analyzing it, visualizing it, सब आ जाता है. I feel कि काफ़ी हद तक जो पहले के 2 skills है वो आप घर पर भी improve कर सकते हो to some degree at least. बट द सेकेंड 2 स्किल्स यू कांट. हाँ, वो आपको सिर्फ एक ऑफिस एनवायरनमेंट में चांस मिलेगा इम्प्रूव करने को. और इनफैक्ट मैं और एक ऐड करूंगा स्किल, फिफ्थ वन. श्योर. आई वुड से इट्स जस्ट एग्जीक्यूशन. इट इज जस्ट योर एबिलिटी टू डिलीवर. जैसे आप देखोगे कि कई सारे लोग जो होते हैं, जैसे मैंने बहुत लोगों को हायर किया है अमेजोन में एंड अभी मैसा में, कुछ लोग ऑन पेपर बहुत अच्छे दिखते हैं, आप इंटरव्यूज में उनको पूछते हो, उनके पास structured problem solving होता है, great communications, but they are not able to deliver the final result. Because of just not having the process muscle, just not having the execution muscle. क्योंकि देखो, while you have the skill, you have the ability to move a thing from point A to point B. And I'll tell you what, it's a different muscle altogether. आपको फ़ोन उठा के कॉल करने पड़ेंगे, आपको ट्रैकर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा कि इफ़ यू डोंट हिट अ माइलस्टोन, यू विल नीड टू सेट माइलस्टोन्स एंड गोल्स, यू विल नीड टू कीप ऑन अचीविंग देम, यू विल नीड टू probably motivate your team, you will need to do a lot of this stuff. So the ability to execute something and the ability to move something from point A to point B बहुत important skill है. और दुख देने वाली बात यह है कि ये 5 स्किल्स नहीं सिखाए जाते भारतीय एजुकेशन सिस्टम में. और ये ग्लोबली स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है. करेक्ट. आई डोंट थिंक इंडिया इज रेडी फॉर द ग्लोबल मार्केट इन द नियर फ्यूचर.
ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है हमारे देश में, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक सारे भारतीय ये 5 स्किल्स सीखे. Yeah. What is the solution here? I think that's the billion dollar question. But if I had to think about this is what our take on the solution is. हमें ऐसा लगता है कि education in India needs to become more hands-on, more exposure oriented, more learning outcomes oriented, where students are not only sitting in a classroom and learning, where they are undergoing real experiences. जैसे आपने ही break down किया, आपने ये 5 skills बताए, बट उसमें से आपने बोला 3 स्किल्स, बट मैं तो बोलूँगा 5 के 5 स्किल्स आप क्लास में बैठ के नहीं सीख सकते हो. आपको रियल लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, रियल एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे. विदाउट दैट वो नहीं सीख पाओगे आप. तो द ओनली सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी इज़ दैट हायर एजुकेशन को ये सब एक्सपीरियंसेस उनके प्रोग्राम में डालना पड़ेगा. अब जैसे मैं करंट हायर एजुकेशन सिस्टम को देखता हूँ, the incentives to change for a lot of universities do not exist right now, right? The top universities, why should they change? You know, everyone loves them. They create brand. These are world-renowned institutions. Why should they change them? So I truly believe that this change is going to be gotten by new universities that come in. And of course, we are a part of it. So I'm speaking about this in a biased way. और government ने इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ किया है कि ये डिग्री जो था इसको गवर्नमेंट ने बहुत इजी कर दिया है. अभी गवर्नमेंट का एक पोर्टल है कॉल्ड स्वयं, आई डोंट नो, यहाँ पे लोगों को दे शुड चेक इट आउट. आप वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से कोर्सेज ऑनलाइन ले सकते हो और एक डिग्री कमा सकते हो, जिससे आपका बर्डन ऑन कि यार मुझे डिग्री चाहिए वो तो सॉल्व हो गया जी. तो गवर्नमेंट हैज़ मेड इट वेरी ईजी फॉर एक्चुअली न्यू यूनिवर्सिटीज़ लाइक मेसा टू कम अप. Because you can now get a degree at a very low cost, at a very high quality, by taking all the coursework from a government portal. What the government has also done is that जो top 100 NIRF ranking है, जो मानी जाती है ranking when it comes to universities, तो top 100 universities can give an online degree now. और इसमें सबसे important जो verdict था वो ये था कि आपकी डिग्री ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. पहले कैसे होता था कि अगर आपकी डिग्री ऑनलाइन है तो उस पर ऑनलाइन लिखा हुआ आता था. अभी जो डिग्रीज है उसमें नहीं लिखा हुआ था. सो इट डजेंट मैटर कि आपको ऑनलाइन वो डिग्री उस यूनिवर्सिटी से मिली है या ऑफलाइन वे में मिली है. सो गेटिंग अ डिग्री हैज़ बीन मेड वेरी इजी बाय द गवर्नमेंट एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट. नाउ व्हाट दैट डज इज ऑल द यूनिवर्सिटीज who had built their model on just on selling degrees are now facing problems. Because now अगर डिग्री easily मिल रही है तो लोग यूनिवर्सिटी को कैसे मेजर करेंगे? वो आउटकम्स के बेसिस पे मेजर करेंगे, वो एक्सपोजर के बेसिस पे मेजर करेंगे, वो बच्चे में कितनी ग्रोथ हुई उसके बेसिस पे मेजर करेंगे. और वो सब चीज़ें जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं दे पा रहा. और यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे मेसा एक अलग यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है. बट मैं बोलूँगा कि अभी टाइम बहुत अच्छा है फॉर सच यूनिवर्सिटीज़ टू एक्चुअली कम अप. एक ब्रूटल ट्रूथ ये है कि स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी चुनेंगे जहाँ प्लेसमेंट ऑफर्स अच्छे. करेक्ट, या राइट. एंड प्लेसमेंट ऑफर्स अच्छे तब रहते हैं जब कैचमेंट पूल हाईली स्किल्ड है. करेक्ट, फेयर टू से 100%. या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? यस, 100%. और मैं ये बोलूँगा कि हम लोग ने ये खुद देखा है. जब हम लोग ने मेसा स्टार्ट किया तो मेसा हम लोग ने चालू किया एक 12 month PG प्रोग्राम के साथ जो MBS के साथ कम्पीट करता था. हम लोग ने फर्स्ट हमारे फाउंडिंग कोहॉर्ट में 60 बच्चों को लिया. और हम लोग इस कोर्स का पता है मार्केटिंग कैसे करते थे? हम लोग ऐसे बोलते थे कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ जॉब के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे मत आओ. तो ये जो 60 बच्चे हम लोग को मिले वो बहुत प्योरिस्ट्स मिले. ये ऐसे लोग थे जो स्किल्स सीखना चाहते थे, जो एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहते थे, वो कुछ बनाना चाहते थे. वो अगर कोई स्टार्टअप लीडर अगर हमारे कैंपस पे आ रहा है तो उनको पकड़ के उनसे बहुत सारा ज्ञान लेना चाहते थे. ये जब 12 महीने का कोर्स खत्म हुआ तो these same students were able to crack salaries that put us amongst the top 10 business schools in India. इसका रीज़न ये था क्योंकि जो उन्होंने प्योरिस्ट अप्रोच लिया था टू स्किल बिल्डिंग, टू बिजनेस बिल्डिंग, टू एक्सपोजर, टू नेटवर्किंग, वो स्टार्टअप फाउंडर्स को बहुत पसंद आता है. अगर जब मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हो, आप भी आई वुड से स्टार्टअप फाउंडर हो, आप क्या चीज़ें देखते हो? आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो कि यार इज दिस पर्सन अ हसलर. आप ट्रैक रिकॉर्ड इसका देखते हो कि क्या इसको स्टार्टअप में काम
कैसे होगा वो समझता है कि नहीं समझता है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है कि नहीं, वो कम्युनिकेशंस में अच्छा है कि नहीं, सब कुछ जो हम लोग ने देखा, ये बच्चे जो है ड्यूरिंग द 12 months here at MESA actually worked on all of these skills and they did not just work on it by sitting in a classroom. वहाँ पे स्टार्टअप लीडर्स ने आके पढ़ाया उनको डायरेक्टली, उन्होंने स्टार्टअप्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट्स किए, उन्होंने खुद के बिजनेसेस बनाए, some of them even made 10 lakh 20 lakh in revenue. There are 5 startups that came out of our founding cohort. One of them has now gotten a seed funding of rupees 5 crores. Together, they are doing annual revenue of almost $1 million. So, during the 12 months here at MESA, they went through real exposure and real experiences. And when we went to startups and we said कि यार इन बच्चों की अभी जॉब लगानी है, we were oversubscribed. And both me and my co-founder Ankit we were stunned. क्योंकि हम लोग को ऐसे लगा था कि जॉब लगाना बहुत मुश्किल होगा. एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आई फील कि डिमांड है Yes. फ्रॉम द स्टार्टअप वर्ल्ड, Correct. but we are not able to find the right kind of team members. Correct. And you basically solved a very practical problem for the country. Yeah. एक आखिरी सवाल है कि कॉलेज कैसे चुनना चाहिए? So, अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड में हो और अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स वर्क को देख रहे हो, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड लुक एट? यू शुड लुक एट कि वहाँ पे सिखा कौन रहे हैं, क्या ये सिर्फ प्रोफेसर्स है और आर दीज पीपल जिनके पास खुद के एक्सपीरियंसेस है, जहाँ पे उन्होंने स्टार्टअप चालू किया है या फिर एक कॉर्पोरेट में बहुत सीनियर लेवल पे काम किया है. नंबर 1. नंबर 2, आपने ये देखना चाहिए कि क्या यहाँ बिजनेस बिल्डिंग एक्सपीरियंसेस है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग योर 4 years इज दिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज forcing you to start a business, forcing you to build your YouTube channel, forcing you to start a lemonade stall, whatever it is. Is it pushing you to do some kind of entrepreneurship? Number 3, is it giving you exposure to the world of work? क्योंकि ड्यूरिंग योर 4 years ना आप एक बबल में रहते हो जहाँ पे आप कॉलेज में जा रहे हो, चिल कर रहे हो, आप क्लासेस में बैठ रहे हो, बट वर्ल्ड ऑफ वर्क बहुत अलग होता है. वहाँ पे अलग प्रेशर्स होते हैं, अलग स्ट्रेस होता है, आपको काम डिलीवर करना पड़ता है, आपको मीटिंग्स में बैठना पड़ता है, मीटिंग्स होस्ट करने पड़ते हैं. सो इज द 4 years एक्चुअली गिविंग यू एक्सपोजर टू दैट? और ये 3 चीज़ें आई वुड से दैट पेरेंट्स आर टेलिंग मी टुडे, नॉट द अदर वे अराउंड. तो दुनिया बदल रही है और अच्छे के लिए बदल रही है. ओके, यही था आज का एपिसोड दोस्तों. दोस्तों के पेरेंट्स, आई होप कि सभी को वैल्यू मिला, क्योंकि ऑनेस्टली भारतीय एजुकेशन सिस्टम बहुत टूटा फूटा है. इट डजंट प्रिपेयर यू फॉर द जॉब मार्केट, इट डजंट प्रिपेयर यू फॉर ग्लोबल मार्केट्स एट ऑल. आप जैसे प्राइवेट सेक्टर वाले एंटरप्रेन्योर ही इसे फिक्स कर पाएंगे. थैंक यू व्हाट यू डूइंग फॉर द कंट्री एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर भाई. आई होप कि ऑडियंस ने खुद के करियर के लिए कुछ प्रेप वर्क एटलीस्ट जान लिया है इस एपिसोड के थ्रू. एनी साइनिंग ऑफ नोट? नो, आई थिंक बहुत मज़ा आया मुझे आज बात करके. एंड आई थिंक जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं सो फार, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई है, और वो अगर मैं आज के यूथ को बता दूँ और वो लोग वो चीज़ें पहले 5 साल में कर दे, तो सबका करियर जो है वो बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर उन ऑडियंसेस तक मैं पहुंच पाया तो एक बहुत बड़ा विन है वो, for not only entrepreneurs like me but the nation as a whole, that we are I think moving in the right direction. लोगों को ये समझ में आ रहा है कि एजुकेशन चेंज होगा, और उसके लिए नॉर्मल पैटर्न्स इन विच एजुकेशन होता है वो हम लोग नहीं पाल पाएंगे, उसके बियॉन्ड हम लोग को जाना पड़ेगा. अगर ज़िंदगी में पैसे कमाने हैं तो प्रोडक्टिविटी सीखो, अगर प्रोडक्टिविटी सीखनी है तो वरुण भाई की बातें सुनो. थैंक यू, हैड अ लॉट ऑफ फन ब्रो. थैंक यू, सेम हियर. दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट. हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस करियर एपिसोड्स, कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस मिल जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाए करियर की शुरुआत के लिए. The biggest thing I did right at the start of my own career was ask the right questions. Please, definitely इस podcast से सीखिए. Check out वरुण भाई's project. ऐसे entrepreneurs जो actually भारतीय education system को बदल रहे हैं. These kind of people need to be supported by audiences all across India. भारतीय government ने खुद कहा है कि the private sector will play a role in changing education in our country. अगर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनना है, we will need people like वरुण भाई. We'll need schools like the MESA school. हम उनके सारे सोशल हैंडल्स नीचे लिंक कर देंगे. आई हाईली रिकमेंड कि
you reach out to Varun bhai himself. उनका ह्यूमन मिशन ये है कि भारत को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले. I hope you gained high quality content about education through this podcast. हमें comment section में बताइए कि आपके 2-3 favorite parts कौन से थे इस conversation में से. Lots more education oriented content coming up in 2025. All the best. Keep growing. Keep learning.